हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, जो है कि जो विजन का मंथली वाला मैगजीन आता है ना, करंट अफेयर्स का। विजन का जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन है, उसका हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें मोस्टली जितना भी चीज़ें आता है जो कि हम अच्छे से समझेंगे। मेनली इसमें क्या है कि हम लोग सारी चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअल अच्छे से समझेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट्स हम अलग अलग तरीके से समझेंगे, पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। क्योंकि जो टॉपिक्स आते हैं ना, उनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पीटी ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेंस ओरिएंटेड होते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक सीखेंगे जो पीटी ओरिएंटेड हैं। उनमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से पीटी के क्वेश्चंस आते हैं विद पीवाईक्यू, जहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। और मेंस का होगा तो उसमें मेंस रिलेटेड। हम यहाँ पे ना लाइन बाई लाइन पढ़ के नहीं सुनाने बैठेंगे आपको, कि आप सोच रहे हो जो कि मैं आपको लाइन बाई लाइन ऐसे पढ़ के सिखाऊंगा कि देखो ये नहीं। हम लोग कोई कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, और ये अपना मैगजीन का टॉपिक रहा होगा वो ऑलरेडी खत्म हो गया होगा उसमें। ओके, तो हम लोग यही करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट सारे एक एक टॉपिक को समझेंगे, और उसे जो पीवाईक्यू है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। चलो और देखते हैं इसमें क्या क्या है जो अपना है। ये जो विजन है, विजन का करंट अफेयर्स मंथली वाला जो मैगजीन है, उसको शुरू करेंगे। व्हाट लर्न, यहाँ पे बी होना चाहिए था। व्हाट वी लर्न, तो यहाँ पे हम लोग मोर फोकस ऑन साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। वो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट थोड़ा करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इन पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फोकस देंगे। और वो भी क्योंकि मैं साइंस एंड टेक ही पढ़ाता हूँ कोचिंग में, तो उस हिसाब से और ज़्यादा फायदा होने वाला है तुम्हें। अदर सब्जेक्ट्स धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, एक एक करके सबका वीडियो लेके आएंगे। तो एक मंथ में जो 7 से 8 इनके थीम्स रहते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स रहते हैं कि साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, पॉलिटी, आईआर, उन सब का एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो, आप इजीली उसे देख सको और थोड़े से कॉन्सेप्ट भी सीख सको। ओके, और क्या सीखेंगे यहाँ से? थीम्स फ्रॉम पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू हैं उसके जो भी थीम्स आए हुए हैं, उन थीम्स पे हम समझेंगे कि कौन सा थीम है जो ज़्यादा डोमिनेट करता है। साइंस एंड टेक में बायोटेक है या बायोटेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो थीम बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। स्पेस है, उस पर साइंस में देखेंगे। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग थीम्स हैं, और सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे हम जो उस थीम से रिलेटेड होंगे। और पीवाईक्यू दोनों होंगे, मेंस के भी होंगे और पीटी के भी होंगे। और क्या सीख सकते हैं? हम लोग फॉर्मेट सीखेंगे आंसर राइटिंग का, जैसे कि किस टाइप से हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद में बॉडी को हम कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे कोई कीवर्ड रहता है हमारे उसमें मेंस के क्वेश्चन में, उस कीवर्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद किस टाइप से हम उस बॉडी को लिख सकते हैं। और हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम एक सेम कीवर्ड को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक कीवर्ड ले लेता हूँ। सपोज दैट हमने कहीं पे ना चैलेंजेस लिखे हैं, चैलेंजेस किसी चीज़ के लिखने हैं। सपोज दैट अभी हम देखते हैं कि मान के चलो इसरो है, इसरो काफ़ी अच्छा कर रहा है, फिर भी हमें पता चले कि कोई इसका, जैसे चंद्रयान अब कल लॉन्च होने वाला है, तो चंद्रयान फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो थे वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे मून पे, तो मतलब उन्हें फ्लॉप ही माना जाता है। केवल अभी तक 3 ही हैं, जिसमें अभी आप हम लोग नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे उसे। अमेरिका और मतलब यूएसएसआर, जैसे हम लोग रसिया कहते हैं, और चाइना, ये 3 का ही सॉफ्ट लैंडिंग हो रखा है। अभी इंडिया, इजराइल, यूएई ने ट्राई किया था, लेकिन इनमें से किसी का भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ है। तो सपोज दैट इसरो का कुछ खामी हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लैक ऑफ कैपिटल, या लैक ऑफ कैपिटल ही लिख दो आप, मतलब पैसे की वजह से थोड़ा सा ये पीछे चल रहा है। तो ये हमारा चैलेंज है। अब हम इसी चैलेंज को ना इजीली वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। सपोज दैट हम लिख सकते हैं कि बजट में क्या करना चाहिए, कि बजट में थोड़ा सा पैसा इसके लिए ज़्यादा बढ़ा दो, आर एंड डी पे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बढ़ा दो। तो सेम कीवर्ड हम कैसे आगे यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। मैंने एक बस एग्जाम्पल लिया, वो हम सीखेंगे। मोस्टली मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि वे फॉरवर्ड हम कैसे लिखेंगे, वो हम सब कुछ सीखेंगे इसमें बहुत अच्छे से। और जो चैलेंजेस हैं मोस्टली उनको सॉल्यूशन में ही कन्वर्ट किया जाता है। जितने भी चैलेंजेस होते हैं उनका सॉल्यूशन जो होता है वही वे फॉरवर्ड बनता है चल के। ओके, कोई भी चैलेंजेस होगा उसका वे फॉरवर्ड होगा। और क्या क्या वे फॉरवर्ड होते हैं, जैसे मैंने एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए कि जब मैं पढ़ाऊँ आपको कि वे फॉरवर्ड क्या क्या होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इन 4-5 थीम्स को दिमाग में लेके आ जाओ कि कौन से थीम्स थे। तो अपने आप तुम्हें वहाँ पे मैगजीन में पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैगजीन वाला ही मोस्टली टाइम यही बार बार रिपीट करेगा। मैं अपने 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ, तो मोस्टली यही वे फॉरवर्ड रहते हैं और हर एक जगह यूज हो जाते हैं
एक कॉमन टेम्पलेट है ये, और ऐसे ही हमें मेंस में लिखना है, क्योंकि अगर याद नहीं रहता है तो ये टेम्पलेट में ही सेट करते जाना कुछ डाटा, और वो आगे बढ़ता जाएगा। जैसे मनी इंक्रीज और R&D, कोई भी चीज़ होती है तो या कोई टेक्निकल चीज़ है तो उसमें R&D लिख दो, नहीं टेक्निकल चीज़ है तो लिख दो कि इसमें, जैसे अभी मान के चलो PRI है, तो PRI के भी चैलेंजेस है कि उसके पास में पैसे नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए बे फॉरवर्ड में कि पैसे बढ़ा देने चाहिए। स्टेट पैसे देता नहीं है, फाइनेंस कमीशन उन्हें जो देता है उससे उनका गुजारा नहीं होता है, तो उनको माल मिलना चाहिए, मतलब पैसे मिलना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी, कोई भी टॉपिक होता है उसमें, हर एक में हमारे यहाँ इंडिया में अभी ऐसी कंडीशन है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हमें इंक्रीज करनी होगी, हर टॉपिक में सेट हो जाता है। अवेयरनेस, अब कोई भी किसी भी टाइप का टॉपिक हो, हर किसी को अवेयरनेस की जरूरत है भाई, चाहे टेक रिलेटेड है, क्रिप्टो है, या फिर कोई भी है, मान के चलो बीमारी से रिलेटेड है, सॉरी, या फिर किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, आप उसमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वे फॉरवर्ड दे सकते हो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इन्वायरमेंट में बता दो भैया कि ऐसे ऐसे अवेयरनेस बढ़ानी है, और जो मैन वर्सेस जो वाइल्ड है वो कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। कोलाबोरेशन, हमेशा कोई भी दिक्कत आ जाए उसका भी फॉरवर्ड ही होता है, कोलाबोरेशन कर लो, ग्लोबली कर लो। देखते हैं नासा वासा से, या फिर इसरो का, या फिर कोई और चीज है उसका, ग्लोबली हम लोग क्या करते हैं, कोलाबोरेशन कर लेते हैं, या फिर इंट्रा स्टेट आजू बाजू के जो स्टेट्स हैं उनके साथ में कर लो। इम्प्रूव सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, जो भी काम हो रहा है उसका थोड़ा सर्वेलेंस पे अच्छे से ध्यान दो, इम्प्रूव कर दो, तो भी वो एक वे फॉरवर्ड हो जाता है। तो शायद में भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सारा वे फॉरवर्ड का सही से हिसाब हम ले सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि इजीली हम बे फॉरवर्ड का टेम्पलेट रेडी रखते हैं, और जो बे फॉरवर्ड का टेम्पलेट रेडी रहेगा तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम पे तो अपने आप दिमाग में बे फॉरवर्ड आ जाएगा। ओके, आगे क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए क्या है, कीवर्ड्स होते हैं, एक कीवर्ड से पूरा कंक्लूजन लिखा जा सकता है। मान के चलो ऐसे कीवर्ड्स हैं, जैसे इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें 2024 तक करना था, तो ये कीवर्ड है, तो कहीं से भी घुमा के आप यही ऐड कर दो कि हमारे कंट्री का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वो भी 2024 तक। हम कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे एक कीवर्ड से कैसे कंक्लूजन बनाते हैं, वो भी हम इसमें सीखेंगे। ये कुछ मैंने बताया हुआ है कि वीडियो कब कब आएंगे और कैसे आएंगे, तो वो आप पढ़ लेना। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो मे बी इस मैगजीन का, वो है थ्री पेरेंट बेबी। शायद आप साइंस एंड टेक का हम शुरू करेंगे, सॉरी मैं बता दूं आपको पहले कि हम लोग पहला वीडियो जो बना रहे हैं वो साइंस एंड टेक का है। तो साइंस एंड टेक का जो पहला वीडियो है, इसमें हम लोग दो पार्ट्स में साइंस एंड टेक को डिवाइड करके रखते हैं, क्योंकि एक इसमें इस बार 7-8 शायद आर्टिकल हैं जो बिग हैं, तो बड़े वाले आर्टिकल, फिर कुछ शॉर्ट जो न्यूज रहती हैं छोटी छोटी पीटी के लिए। ऐसा नहीं है कि पीटी के लिए रहती हैं, इस बार मैं देखूंगा कि एक जो IRNSS का एक शॉर्ट नोट में दे रखा है इन्होंने, उसमें मेंस का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक इसमें लॉन्ग होगा, एक में शॉर्ट होगा, तो दो वीडियो बन जाएंगे, बाकी सब एक एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोस्टली और जगह पे ना इतने कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं जो हमें समझ में आए, और जो मोस्टली मैं ऑफलाइन भी क्लास में देखता हूँ बच्चों को ना, साइंस एंड टेक में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत रहता है। लोग कहते हैं कि साइंस एंड टेक में कुछ हो नहीं पा रहा है, या इन्वायरमेंट में, इसी वजह से उनका पीटीवीटी में दिक्कत हो रहा है, तो ये वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। जब तक हमारा ऑनलाइन कोर्स आएगा उससे पहले ही हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे थ्रू ये जो आपका मैगजीन है, उसमें कॉन्सेप्ट आएंगे उनके थ्रू। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री पेरेंट्स बेबी। साइंस एंड टेक का जो मैगजीन है मे मंथ का, ये हम लोग मे का कवर कर रहे हैं, और मे का जो है उसमें साइंस एंड टेक वाला आप जाके पूरा देखोगे ना सेक्शन, तो उसमें पहला जो आर्टिकल है वो है आपका थ्री पेरेंट बेबी। ओके, तो थ्री पेरेंट बेबी को हम समझेंगे। थ्री पेरेंट बेबी क्या है, उसमें ना तीन लोग लगते हैं, 1 2 3, तीन लोग चाहिए होते हैं एक पेरेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। एक बच्चा पैदा होने में ना तीन लोगों की हेल्प चाहिए होती है, तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, हेल्प तो छोड़ो, कंट्रीब्यूशन सही रहेगा, तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो इसमें क्या है ना, थ्री पेरेंट बेबी में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स का होता है अलग अलग तरीके से, लेकिन जो मेन इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्ट है वो तो बच्चा प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि एक डिसीज को रिजॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ये डिसीज कौन सी है, तो ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज है। ये थ्री पेरेंट बेबी का सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा प्रोड्यूस करने के अलावा जो काम है वो है ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज है, उसको रिजॉल्व कर देता है। रिजॉल्व करने का मीन्स है कि वो खत्म कर देता है, ठीक है ना। अब एक और बात आ गई सामने, हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो सब चीज हमें बराबर होनी चाहिए कि साहब ये माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या होती है सर, ये तो अपन को पता नहीं है। फिर ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइट्रो, ये मैंने इधर लिखा हुआ है कि यू शुड नो, आपको जानना चाहिए
क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। तो ये हम पहले छोटी सी बेसिक बातें जान लेना एक बार, तो मुझे लगता है कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मैं आपको एक और बात बता दूं ना, 3 पेरेंट बेबी कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए कि ये 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने पूछ रखे हैं। मतलब एक बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा चंक है, वो अकेला 3 पेरेंट बेबी पे ही घूमता रहता है हर साल। और ये मोस्टली टाइम पे ना न्यूज में ही रहता है, कुछ न कुछ इसमें नया पुराना कुछ कुछ हो जाता है। तो हम ये पूरा कॉन्सेप्ट आज ही लेके खत्म कर देंगे, जो कि नेक्स्ट कभी आता भी रहेगा मैगजीन में ना, तो हम लोग रोज रोज इसे लेके नहीं बैठेंगे। आज एक बार पढ़ते हैं और सब माल खत्म। तो हमने क्या देखा, 3 पेरेंट में 3 लोग चाहिए होते हैं, 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। और ये बच्चे के अलावा सबसे बड़ा काम क्या करता है कि एक डिसीज को रिजॉल्व कर देता है, डिसीज खत्म कर देता है। और वो डिसीज का नाम क्या है, वो डिसीज का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या है, और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, इन छोटी छोटी बातों को हम पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम पूरा इस कॉन्सेप्ट में आएंगे। यहाँ से समझते हैं, एक बेसिक सी बात जानते हैं। ये कोई पर्सन है, सपोज दैट कोई भी ले लो, इसका नाम ले लो मिस्टर कालू। ये मिस्टर कालू है। मैं ऐसे नेम इसलिए रखता हूँ जो हमारी सोसाइटी से ना सीधे कलेक्टेड होते हैं, या मैं किसी पे रेसिज्म मतलब कोई कलर वलर को लेके नहीं बोल रहा हूँ। मतलब मिस्टर कालू ऐसा अपने सोसाइटी के साथ रहता है, जो कि एकदम हम एसोसिएट कर लेते हैं और इजीली हमें याद बना रहता है। ऐसे कलुआ, भूरा, भूरी, ऐसे नाम हमारी सोसाइटी में चलते हैं। तो हम नॉर्थ इंडिया में मोस्टली, तो हम लोग इन्हें तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये मिस्टर कालू है। अब ये कालू की पूरी बॉडी है, ये देखो ये पूरी बॉडी है कालू की। कालू ने मस्त बॉडी बना रखी है, एकदम एप्स एप्स आ गए उनके, ठीक है ना। तो क्या है, अब कालू की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, ऑर्गन से, ठीक है ना। तो मैं कोई एक इनका पर्टिकुलर ऑर्गन ले लेता हूँ, मान के चलो इनका कोई ऑर्गन सिस्टम हम उठा लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम अपनी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम जिससे ब्लड चलता है। ओके, तो हम कोई एक इनमें से उठा लेते हैं, मान के चलिए हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बातचीत कर लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, ये किस काम आता है, तो आपको पता होगा कि लंग्स, हम लोग एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, ये मेन काम है इसका, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका। तो ये मान के चलो बॉडी है, और बॉडी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है, और उस ऑर्गन को हम कहते हैं लंग्स। अब देखना थोड़ा सा कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है, और उनमें से एक ऑर्गन सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका एक ऑर्गन लंग्स है। अब लंग्स, कोई भी ऑर्गन उठा लो, ये ऑर्गन किससे मिलकर बना होगा, टिश्यू से। अब ये टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से। अब ये सेल, सेल किससे बना होगा, ये कई सारी, मान के चलो 7 से 8 जात की अलग अलग ऑर्गेनलीज होती हैं। उन ऑर्गेनलीज से मिलके ये सारा का सारा पूरा सेल बनता है। एक सेल है ये, मान के चलो इसमें बहुत सारी छोटी 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 टुच्ची टुच्ची सी कई सारी ऑर्गेनलीज होती हैं। उन ऑर्गेनली को पूरा इकट्ठा करा जाए तो क्या बनता है, सेल। अब उनमें से ही एक ऑर्गेनलीज होती है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आ गई ना। आपने ऐसे पढ़ा होगा ना मोस्टली टाइम पे, जो हम लोग स्कूल टाइम पे पढ़ते हैं, तो मैंने उल्टा करा था कि सेल होता है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनता है बॉडी, ठीक है ना। तो यदि हम ऐसा देखते हैं ना, तो वो हम बचपन से देखते ही आ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अतरंगी करते हैं, हमने उल्टा कर दिया। बॉडी, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, और फिर सेल। और सेल के बहुत सारी मतलब जो पार्ट्स रहते हैं या फिर अलग अलग भाग रहते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनलीज। और ऑर्गेनलीज में से एक ऑर्गेनली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है, उस बात को समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक अकेला हमारा और ऑर्गेनली है पूरे सेल का, जिसके पास में डीएनए एंड जीन दोनों होते हैं। ये सिंगल मतलब ओनली ऐसा ह्यूमन बॉडी के सेल में एक ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास डीएनए और सेल दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब डीएनए है और जीन भी है दोनों, ठीक है ना, सॉरी, डीएनए और जीन दोनों होते हैं, सेल में बोल रहा था। तो डीएनए एंड जीन दोनों होते हैं, तो इसमें आपको पता है जब डीएनए होगा तो इसके पास में ना एक फॉर्मूला होगा, और जो फॉर्मूला क्या करता होगा, प्रोटीन बनाता होगा। प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनता है उसका फॉर्मूला किसके पास होता है, डीएनए के पास में होता है। ओके, तो आगे हम कुछ देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम एक और इसका निकनेम है जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि
प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, और इसमें डीएनए होता है जिसके पास फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या करता है, बताता है कैसे प्रोटीन प्रोड्यूस होना है, और उसी के हिसाब से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी होती है, इसलिए क्या कहते हैं, सेल को जितना भी एनर्जी मांगता है, जितना भी सेल को एनर्जी चाहिए, वो सारी एनर्जी कौन सप्लाई करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पावर हाउस। जैसे हम लोग WWE में रोमन रेंग्स को क्या कहते हैं, पावर हाउस। ओके, तो उसी टाइप से ये इधर का पूरा पावर हाउस है। अब आपको समझ में आ गया कि ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन को। अब सपोज दैट ऐसा मानते हैं कि डीएनए एकदम सही थे, जीन सब कुछ सही था, और एक अच्छा फॉर्मूला था किसी माइटोकॉन्ड्रिया में। जब एक अच्छा फॉर्मूला होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसका प्रोटीन भी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो रहा होगा। पर हुआ क्या, सडन मान के चलो, आपका फॉर्मूला तो अच्छा था, लेकिन वो सेल, और उस सेल के बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया था, और उस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन प्रोड्यूस होना था, वो क्या हुआ, थोड़ा सा फंक्शन गड़बड़ करने लग गया। ऐसे मान के चलो कि जो प्रोड्यूस प्रोटीन था, वो जो प्रोड्यूस कर रहा था, वो फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मान के चलो वो ऊपर नीचे कुछ भी हो गया, दाएं बाएं हो गया, या कोई भी उसका फंक्शन था वो इम्प्रॉपर हो गया, मतलब प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा था। अब उससे क्या होगा, जब खाना नहीं बनेगा, मतलब प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि फंक्शन खराब हो गया, तो डेफिनेटली क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं दे पाएगा सेल को। जब ये सेल को एनर्जी नहीं दे पाएगा, तो सेल क्या होगा, सेल अपने आप ही मतलब वीक हो जाएगा, या फिर मर जाएगा, या सेल मरेगा तो फिर टिश्यू जाएगा, टिश्यू जाएगा तो ऑर्गन जाएगा, ऑर्गन जाएगा तो ऑर्गन सिस्टम जाएगा, तो बॉडी जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, ये सारा बॉडी से कैसे कनेक्ट हुआ। तो यदि ये प्रोटीन को थोड़ा सा मतलब सही से फंक्शन में बना नहीं पाता है, या बंद हो जाता है, तो यहीं पे एक ये दिक्कत बन जाती है कि प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन सही से नहीं बना। और जो प्रोटीन नहीं बन रहा है सही से, जो फंक्शन सही से नहीं कर रहा है, तो यही एक डिसीज बन गई, और इसी डिसीज को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। आपको समझ में ही आ गया होगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या है, कि जब अपना माइटोकॉन्ड्रिया सही से प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ड्यू टू कोई भी रीजन, उसका फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, तो उसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। ओके, थोड़ा सा इस डिसीज के बारे में और डिटेल जान लेते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। बेसिक बातें, सपोज है ये दो पर्सन है, ये अपना पुराना वाला दोस्त मिस्टर कालू, ये इनकी वाइफ है, इनका भी कोई नाम रहा होगा, मिस्टर मिसेज। अच्छा, वो कालू है तो ये भूरी कर लेते हैं, सॉरी टू से दैट, आप इन्हें दिल पे मत ले लेना। बस मैं ऐसे ही, मतलब नाम याद रहे इसलिए मैं ऐसे नाम रख देता हूँ। तो ये कालू है, ये भूरी है। अब इन दोनों को बच्चा चाहिए था, तो इन दोनों ने क्या किया, एक बच्चा प्रोड्यूस करने का प्लान किया, और बच्चा प्रोड्यूस किया। बच्चा प्रोड्यूस कैसे होगा, तो कालू का चाहिए था स्पर्म, और जो भूरी थी उसका चाहिए था एग। जब स्पर्म और एग दोनों फर्टाइल होगा, तो फिर क्या होगा, बच्चा प्रोड्यूस होगा। तो उसमें क्या होता है कि जब भी स्पर्म होता है, तो स्पर्म में लो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होते हैं। ध्यान रखना, मेल का जो स्पर्म होता है उसमें लो, मतलब कम होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, कंपेयर देन एग में। एग किसका होता है, वुमेन का। तो मैन का जो स्पर्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स बहुत कम होते हैं, और एग में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ में आ गई होगी, कालू के स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स कम हैं, और भूरी के में ज़्यादा हैं। तो क्या होगा, जब इन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा, स्पर्म और एग फर्टाइल हो रहे होंगे, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स किसके डोमिनेट करेंगे, डेफिनेटली गर्ल के। गर्ल मतलब भूरी के। जब भूरी की डोमिनेट करेंगे, तो 100% क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि केवल और केवल जब भी कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज यदि किसी बेबी में जाएगी, तो वो किससे ट्रांसफर हो सकेगी, वो ट्रांसफर होगी उसकी मदर से। मान के चलो अभी भूरी का और कालू का बच्चा पैदा होता है, तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, तो वो किससे आएगी, वो आएगी भूरी से। बात समझ में आई ना। तो सिंपल सा एक यहाँ पे फैक्ट याद होता है कि ओनली मदर साइड माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स इनहेरिटेड। जब भी कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज आएगी, तो वो केवल किधर से आ सकती है, मदर साइड से, फादर साइड से नहीं आएगी। ये बात आप याद रखना, क्योंकि पीटी में पूछा जा चुका है। तो मैंने इसलिए ये सारा इतना ताम झाम करके आपको समझाया, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि स्पर्म में कम होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स, और एग में ज़्यादा होते हैं, इसलिए एग के डोमिनेट करते हैं और मदर साइड से आते हैं। तो अब तक हमने क्या समझा, हमने समझा माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज क्या होती है,
तो हमने देखा कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता था। प्रोटीन सही से प्रोड्यूस ना हो तो डिसफंक्शन ही उसका माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज कहलाता है, और वो केवल मदर की साइड से आती है। क्यों? क्योंकि उसके ही माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो है डोमिनेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ओके। अब हम थ्री पेरेंट बेबी के कई सारे अलग अलग टाइप हैं, जिनमें से एक एक करके हम तीनों टाइप्स को समझेंगे। मेनली तीन ही अभी जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं उनको हम समझेंगे। तो एक होता है एमडीटी, जो इस बार मैगजीन में छपा हुआ है। उसके अलावा दो हैं, उनको भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या समझेंगे। जैसे हमें अभी मेंस में लिखना हो, वैसे मेंस में कभी भी ये क्वेश्चन आया नहीं है, और मे भी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे लगता नहीं है कि ये मेंस में इतना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये प्योर बायोलॉजी हो जाती है। ओके। तो ऐसे अभी पूछना भी हो तो पूछेगा व्हाट इज इट, तो आप उसका इंट्रो दे दो, जो भी है वो क्या है थ्री पेरेंट बेबी, उसका प्रोसेस क्या है, बेनिफिट ऑफ इट क्या है, इशू रिलेटेड टू क्या है, कंक्लूजन। तो ये मैंने एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना के दे दिया आपको, कि यदि ये कभी भी आएगा तो हम उसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या है। जो भी रहेगा थ्री पेरेंट बेबी जिसमें तीन लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर तीन का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है, प्रोसेस क्या रहता है थोड़ा बहुत उस पर लिख दो, और फिर बेनिफिट क्या रहते हैं तो आपको पता चल गया। बेनिफिट के बेनिफिट बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज दैट अभी कोई ओल्ड एज लेडी है तो वो भी एक बच्चा प्रोड्यूस कर सकती है, ओके, जो जनरली नॉर्मल नहीं कर सकती है। तो और भी बहुत सारे हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज खत्म हो जाता है, ये भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट है। इशू रिलेटेड क्या है, कुछ एथिकल थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, मजा नहीं आएगा। कुछ डिसीज हो जाती हैं, मेनली कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे, तो दोनों बातें लिखेंगे। ओके। तो हम लोग और क्या आगे देखेंगे, डिफरेंस एमएसटी और पीएनडब्ल्यूजे, इसकी दोनों ही एमडीटी एमएसटी पीएनटी, ये तीनों ही थ्री पेरेंट्स बेबी की सब पार्ट्स हैं। ये तरीके हैं तीन तीन। एमडीटी एक तरीका जिससे बच्चा पैदा होता है, एक एमएसटी तरीका जिससे बच्चा पैदा होता है, एक पीएनटी तरीका है। इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। पीटी का क्वेश्चन देखेंगे मैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले एमडीटी पढ़ते हैं, जो ऊपर लिखा था। सपोज दैट हम एक स्टोरी लेते हैं, और ये दिल पे नहीं लेने का, बस एक स्टोरी है, उसे समझने का है। मान के चलो ये चोरी चोरी, ये चुपके चुपके करके कोई मूवी था सलमान खान का, और सलमान खान और फिर ये प्रीति जिंटा और ये रानी मुखर्जी। इधर वो फिर आपने मूवी देखा ही होगा, तो उधर क्या होता है कि वो सलमान खान को एक बच्चा मांगता है, और वो सलमान खान और ये रानी मुखर्जी है ना, हाँ, सलमान खान और ये रानी मुखर्जी दोनों प्रोड्यूस करने का कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि उनका कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा होगा, तो वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। फिर वो सलमान खान क्या करता है, प्रीति जिंटा का हेल्प लेता है। ओके। तो उसके बाद क्या होता है वो बात हमें नहीं लेनी, हमें इतना ध्यान रखना है कि इनको बच्चा चाहिए था, और ये बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उन्होंने प्रीति जिंटा का हेल्प लिया था। लेकिन वो अलग था, वो एक अलग मैटर था। हम सिर्फ अभी दूसरे मैटर को समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि इनको एक बच्चा चाहिए। सपोज दैट सलमान खान को बच्चा चाहिए था, तो ये दो काम कर सकता था। पहला टाइप है कि ये डॉक्टर के पास जा सकता था, ये मुन्ना भाई के पास जाता और फिर बोलता है कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या करने का है, मैं कैसे बच्चे को प्रोड्यूस करूँगा। फिर या फिर वो अमरीश पुरी के पास जा सकता था, वो मंगल की रेसा भारी है, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। तो अभी ये एजुकेटेड पर्सन था, तो डेफिनेटली ये डॉक्टर के पास क्या होगा। जब ये डॉक्टर के पास गया, तो फिर डॉक्टर ने बोला होगा कौन सा पैकेज लेने का है, क्योंकि इसके पास तीन तीन पैकेज हैं। एक माइट्रोकॉन्ड्रियल जो एक माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है, एमडीटी जिसे पढ़ते हैं। एक प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर ट्रीटमेंट है, जिसे हम पीएनटी कहते हैं। एक मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर है, जिसे एमएसटी कहते हैं। तो ये तीन तरीके हैं थ्री पेरेंट बेबी के। थ्री पेरेंट बेबी के कितने तरीके हैं? थ्री। तो पहला कौन सा? एमडीटी, माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। एक प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर ट्रीटमेंट, एक मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। तो फिर अब इनमें से कोई एक चूज करने का है। अब ये हाइपोथेटिकली ये पूरा एग्जाम्पल चल रहा है। सलमान खान को ये तीन ऑफर दिया ये संजय दत्त, बोला कि इनमें से कौन सा मांगता तेरे को बता देने का है। तो अभी सलमान खान बोले कि नहीं, मेरे को तो पहला वाला बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट लिखा है, और कुछ अच्छा भी लग रहा है थोड़ा सा, तो मेरे को यही चाहिए। तो फिर हम लोग एक एक करके इसे पढ़ते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि थ्री पेरेंट बेबी के ये तीनों तरीके हैं, इनका मेन पर्पज क्या है, वो तो है बच्चा पैदा करना। लेकिन ये मैंने लिखा है मेन सॉल्यूशन ऑफ दिस टेक्निक आर प्रिवेंट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज। वो हम पहले ही बातचीत कर लिए हैं कि ये मेन मुद्दा इसका क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को रिमूव करना, प्रिवेंट करना, ठीक है ना। और वो क्या है वो हम ऊपर देख सकते हैं। सपोज दैट हम पहले वाला देखते हैं, एमडीटी, जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है उसको। सपोज दैट ये सलमान खान फादर बनेगा, ये रानी मुखर्जी इसकी मदर,
और यहाँ डोनर प्रीति जिंटा। क्या करते हैं हम, सलमान खान से स्पर्म लेते हैं और रानी मुखर्जी से उसका हम एग लेते हैं और एक एग हम लेते हैं प्रीति जिंटा से। तो हमने क्या किया, ये हमारा एग है जो रानी मुखर्जी का है और ये एग है जो आपकी प्रीति जिंटा का है। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, ये जो बीच में दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। इधर इसके भी बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये पूरा जो है ये क्या है, एग। ये पूरा है एग और जो इसके बीच में है वो न्यूक्लियस है। और उसके आजू बाजू क्या है, मैंने अभी देखा था कि एग है, उसके आजू बाजू थोड़ा बहुत अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज रही होंगी। तो जो हमने ये डोनर से एग लिया है और ये जो अभी तक मैंने जो इसकी मदर से एग लिया है, ये दोनों सेम है। अभी तक यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट हमने नहीं किया है। और फादर को अभी हमने साइड रखा हुआ है। क्या किया हमने कि जो मदर थी उसका एग था, एग का हमने न्यूक्लियस निकाल लिया। ये देखो, मदर के एग का हमने क्या किया, रानी मुखर्जी थी उसके एग का न्यूक्लियस हमने निकाल लिया। और इधर क्या किया, हमने पूरा एग ले लिया और इसका न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया। अब हमें क्या करना है कि इसका एग और इसका न्यूक्लियस, सही से ध्यान देना है। हमने क्या किया, मुखर्जी रानी का हमने एग ले लिया और सॉरी रानी मुखर्जी का हमने क्या किया, न्यूक्लियस ले लिया और प्रीति जिंटा का क्या किया, हमने एग ले लिया। अब इन दोनों को फर्टाइल करने के लिए हमने क्या किया, एग में इनका न्यूक्लियस ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमने फिर अब दोनों ही ऐड हो गए, उसके बाद स्पर्म को इकट्ठा कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे अब स्पर्म डाला, जैसे ही हम एग के साथ स्पर्म मिलाते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ क्या होगा, द एग इज फर्टिलाइज। अब ये सब कुछ चल कहाँ रहा होता है, तो वो चल रहा होता है आईवीएफ में, ठीक है ना। ये सब कुछ कहाँ चल रहा है, इन विट्रो जो रहती है उसमें चल रहा होता है। ये आईवीएफ में सब कुछ चल रहा है, केवल हम इनसे पहले ही ये चीज़ें प्रोड्यूस करवा रखे हैं कि मैम से एग ले लिया है और सर से क्या ले लिया है, हमने पूरा का पूरा स्पर्म ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया इनसे लिया और इनसे हमने क्या लिया, एग लिया। एग में हमने क्या लिया था, न्यूक्लियस लिया था। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं सही, कि तुम्हें सही से नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है अच्छे से, तो हमें एक बार ही समझना है, बाकी सारी की सारी कवर हो जाएंगी। सपोज दोबारा हम देखते हैं, ये जो हमारी प्रीति जिंटा है ये हमारी डोनर है और रानी मुखर्जी को और सलमान खान को बच्चा चाहिए था, ये फादर है। सलमान खान को अभी हम बाजू में रखते हैं। हमने क्या किया, रानी मुखर्जी का जो एग था, अभी एग में ये था न्यूक्लियस और इनके एग में ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि ये न्यूक्लियस था और ये न्यूक्लियस थे, इनमें से इनका वाला न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, ठीक है। क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने देखा था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ में यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया है और हमने इसका नाम ही क्या देखा है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमने डोनेशन में क्या लेना है भाई, हमें डोनेशन में लेना क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया तो लेना है, यहाँ पे न्यूक्लियस थोड़ी नहीं लेना है, क्योंकि इसका पूरी की पूरी जो आपकी ये प्रोसेस है उसका नाम ही है माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन। तो हमने इसका केवल माइट्रोकॉन्ड्रिया ले लिया और इसका हमने ले लिया न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ इसका न्यूक्लियस लिया है, यहाँ पे हमने ये आपका जो ये है, ये क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो प्रीति जिंटा का क्या ले लिया, प्रीति जिंटा का ले लिया हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया और रानी मुखर्जी का ले लिया हमने न्यूक्लियस और इसको हमने सलमान के स्पर्म के साथ फर्टाइल कर दिया, किसमें, आईवीएफ में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, बच्चा होगा, मे बी होगा ही होगा, मे बी क्या। तो हमें यहाँ पे समझ में आएगा माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो आप समझ गए। ओके, अब आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज एमआरटी, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी। तो ये आपको बतानी है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या, थेरेपी सॉरी, गलत पढ़ रहा था, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है, ये आपको खुद बताना है। अभी फिर आप जब कमेंट में लिखोगे तो फिर मैं आपको बता ही दूंगा क्या होती है। मैं लिए आप लिख देना एक बार, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो बेबी बॉर्न होगा, वो जो बेबी बॉर्न हुआ उसमें डीएनए किसका होगा, प्रीति जिंटा का या फिर रानी मुखर्जी और सलमान खान का। तो ध्यान रखना है कि डीएनए हमेशा पेरेंट्स का होता है, सलमान खान का होगा, सलमान भाई का, और रानी मुखर्जी का। ओके, और हम जानते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो वही डिसीज का प्रिवेंशन हो जाता है, आप इजीली डिसीज जो है माइटोकॉन्ड्रियल उसको बचा सकते हैं।
और क्या हो सकता है, जेनेटिक कनेक्शन बना रहता है, आप ओल्ड एज पे थे फिर भी आपको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन फ्रीडम है, चाहे आप कितने भी बूढ़े हो जाओ और आप किसी से माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, डोनेट करवा लो और उसके बाद इजीली आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। जेनेटिक कनेक्शन आपके साथ में इसका बना रहता है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इफेक्टिव कंसर्न, लैक ऑफ डेटा, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, कॉस्ट वेरियर। ओके, तो हम एक एक करके समझते हैं। पहली बात, वो बहुत महंगा है। फिर आप सलमान खान जैसे एक रईस आदमी है तभी इसे करवा सकते हैं, फिर वो गरीब आदमी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि कॉस्ट बैरियर बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली। इसका जो प्रोसीजर है बहुत कॉस्टली है। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, चाइल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है मोस्टली। ऐसा जानलेवा कोई डिसीज भी हो सकता है, जैसे कोई डेवलपमेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या इंक्रीज कैंसर रिस्क। जो कैंसर है उसका रिस्क भी बढ़ जाता है, मोस्टली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये क्या है ना, ये हम हाइब्रिड बच्चा पैदा किए हैं ना। ऐसा मतलब लो मैन लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसके जीन्स के साथ में थोड़ा सा छेड़छाड़ नहीं हुआ है, लेकिन उसके एग के साथ छेड़छाड़ करके हमने बच्चे को बनाया है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, डिसीज होने के चांसेस रहते हैं। लेक ऑफ डेटा, अब क्या है ना, अभी कोई ऐसा मतलब पुख्ता सबूत नहीं आया है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैंने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी, ये एकदम सही वर्क करता है कि नहीं करता है, ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं है हमारे पास। अभी इनएडिक्वेट है डाटा, कोई ऐसा पता चले जब ऐसे 10 20 या 1000 ऐसे कोई प्रोग्राम होते हैं तब पता चल पाएगा। इनकम्पेबिलिटी रिस्क, ये क्या है, इसमें क्या है, डोनर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, रिसीवर का जो जो भी रिसीवर है उसका न्यूक्लियर जीनोम है, ये कभी कभी ना चैलेंज हो जाता है, सही से फिट नहीं बैठता है, तो वो भी एक बड़ा दिक्कत है। और इफेक्टिव कंसर्न भी है, वो तो आप समझ रहे, ऐसे जो अनएथिकल लगता है, पता चलता है कि कोई और दिक्कत आ गई, तो वो भी बहुत सारी दिक्कत है। तो मोस्टली 3 4 याद रखने हैं, तो आप याद रख सकते हो कि ये कॉस्ट बैरियर है, बहुत महंगा है, बच्चे पे इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो साइंस वाले बोल रहे हैं ये सब सही है। ये 3 4 लिख सकते हो। अब इसे कंक्लूड करना हो तुम्हें, कि एमडीटी को कंक्लूड करना हो, तो इसे इजीली कंक्लूड सकते हो कि ये एक टेक्निक है, बहुत महान टेक्निक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो सकती हैं। और मतलब कोई आदमी चाहे, जब औरत चाहे, जब चाहे तब बच्चे को पैदा कर सकते हैं, इसमें कोई एज बाउंडेशन नहीं रहता है, बच्चा करने का फुल फ्रीडम है। और थोड़ा बहुत थोड़ा बीच में ये लिख सकते हो कि हाँ भाई इससे थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है, बस कंक्लूड हो गया, यही तो उन्होंने लिखा है। आई एम डी टेक्निक इम्प्लीमेंट रेगुलेटरी गवर्न इट यूज। हाँ, इसे ऐसा लिख सकते हो कि इसे गवर्न करवाना चाहिए, थोड़ा सा थोड़े से और सैंपल देखे जाना चाहिए, थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से, बस सिंपल। तो हमने पूरा पढ़ा एमडीटी। तो एमडीटी में हमने क्या पढ़ा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये हमने इसमें देखा मैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट इसका पहला 3 पैरेंट बेबी का स्टेप था, पहला पार्ट था, जिसमें हमने सलमान खान और रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा के सारे पूरा समझा। तो मेन बात हमने ये समझी थी कि हमें करना क्या है कि एग को लेना है दोनों का, और वो एग से कैसे हमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रियल को मैच करना है। एक चीज़ यहाँ पे और देखो तुम, जो मेरे को भी याद आ गई, कि जब हमने स्पर्म को ऐड किया है ना, तो ध्यान रखना, स्पर्म पहले ऐड हुआ है उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ है। ओके ना, ध्यान रखना है तुम्हें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब ही तब होता है भाई जब हम क्या करें, एग और स्पर्म को ऐड कर देते हैं। एग और स्पर्म जैसे ही ऐड होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना फर्टाइल हमने कब किया है, जब उसका पहले से ही इसमें हमने न्यूक्लियस को रख दिया था, उसके बाद स्पर्म को ऐड किया है, तो न्यूक्लियस पहले रखा गया है, स्पर्म बाद में डाला गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और तरीका देखते हैं, एक एमएसटी वर्सेज पीएनटी, दोनों एक साथ समझ लेते हैं क्योंकि दोनों थोड़ा सा अपोजिट हैं, तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा और हमारा 3 पॉइंट बेबी भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एमएसटी को क्या बोलते हैं, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक। ओके, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर टेक्निक। दूसरा आपको समझ में आ गया, पीएनटी को क्या बोलते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक, पीएनटी। ओके, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। तो एमएसटी और पीएनटी, तो पहले हम लोग एमएसटी समझते हैं और उसके बाद में पीएनटी। एमएसटी का एक और निकनेम है जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पोलर बॉडी ट्रांसफर भी बोलते हैं। ओके, पोलर बॉडी ट्रांसफर। जो मैंने अभी एक चीज बोली थी ना,
बस इन दोनों में ना एक ही डिफरेंस है, वो भी माइनस है। जो MST है ना, वो सेम टू सेम किसके जैसा है, जो हमने ऊपर पढ़ा है, MDT जैसा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमने ऊपर देखा था सेम वही काम होता है। सपोज दैट ये डोनर है, डोनर हमारी कौन थी, प्रीति जिंटा थी। ये कपल सलमान खान, रानी मुखर्जी। ओके, तो हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया हमने किससे लिया, प्रीति जिंटा से, जो ऊपर भी लिया था। और वो हेल्थी माइटोकॉन्ड्रिया लेके हम आगे बढ़े, क्योंकि इसमें से ये एग को हमने निकाल दिया है। और इधर से हमने क्या किया, रानी मुखर्जी का पूरा लिया, और इसमें से भी हमने क्या किया, एग को ले लिया। सॉरी, ये पूरा एग था और इसमें से न्यूक्लियस ले लिया। न्यूक्लियस और मैडम का माइटोकॉन्ड्रिया मैच कर दिया, मिला दिया एक में, और उसके बाद में स्पर्म डाल दिया सलमान खान का, और उसके बाद बच्चा प्रोड्यूस हो गया। तो मतलब सेम है, जैसा MDT था वैसा ही क्या है, MSP है। MSP ही की सेम उस पर काम करता है MDT। तो पोलर बॉडी ट्रांसफर पूछे, मैटरनल स्पेंडल ट्रांसफर पूछे, या फिर MDT पूछे, ठीक है ना। माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रांसफर, ये तीनों का सेम टू सेम एक ही काम है। इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप इसे और अच्छे से पढ़ लेना। बस हमारा मुद्दा था वो समझ के कि हमने किया क्या है, इसमें एक ही काम किया है, वो अच्छे से याद रखना है कि हमने रानी मुखर्जी का जब, और प्रीति जिंटा का हमने माइट्रोकॉन्ड्रिया लिया है, और इनका हमने एग, और एग में से न्यूक्लियस लिया है। तो न्यूक्लियस किसका है, रानी मुखर्जी का, RM, और PM प्रीति जिंटा का क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। और उसके बाद हमने ऐड किया है सलमान खान का। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। अब यहाँ पे देखो, प्रो आ रहा है ना, प्रो न्यूक्लियर। अब इसमें कुछ तो चेंज है जिसकी वजह से ये प्रो न्यूक्लियर लिखा है। अब प्रो न्यूक्लियर क्या होता है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पर्म है ना, स्पर्म और ओवम, स्पर्म ओवम जब दोनों मिला देते हैं हम पहले ही, तो उससे क्या बनता है, प्रो न्यूक्लियस बनता है। ठीक है ना। जब हम स्पर्म ओवम को मिलाते हैं ना फर्टाइल होने के लिए, तो सबसे जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, वो होता है प्रो न्यूक्लियस। तो प्रो न्यूक्लियस से ही बनता है प्रो न्यूक्लियर। ठीक है ना। अब प्रो न्यूक्लियर का ट्रांसफर करना है, वहां पे किसका ट्रांसफर कर रहे थे हम लोग, एक बार अच्छे से समझो, वहां ट्रांसफर किसका कर रहे थे हम, माइट्रोकॉन्ड्रिया का कर रहे थे। माइट्रोकॉन्ड्रिया का कर रहे थे किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में। लेकिन यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया का हम ट्रांसफर नहीं कर रहे न्यूक्लियस के साथ में, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले स्पर्म और ओवम को मिलाएंगे और प्रो न्यूक्लियस बनाएंगे, उसमें से प्रो न्यूक्लियर का ट्रांसफर करेंगे। शायद अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या है। देखो, ये डोनर है। ओके, डोनर कौन है, प्रीति जिंटा है। ये सलमान खान, रानी मुखर्जी। हमने क्या किया कि जो यहाँ पे मान के चलो, ये हमारा एग है पूरा, रानी मुखर्जी का एग है ये, और ये सलमान का स्पर्म है। हमने क्या किया, सलमान का स्पर्म और रानी मुखर्जी का एग पहले ही फर्टाइल करवा दिया। उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम ये काम करते थे कि पहले हम उन दोनों को मिलाते थे, माइट्रोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को, उसके बाद फर्टाइल करवाते थे। ठीक है ना। तो दो टेक्निक हो गई ना, एक में बाद में फर्टाइल करवाते हैं, बाद में फर्टाइल किस में करवाते हैं, MDT और MSL में। और इसमें हम पहले फर्टाइल करवाते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रो न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें हम न्यूक्लियर को ट्रांसफर करेंगे, प्रो न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे। तो क्या किया हमने यहाँ पे, इसको फर्टाइल करवा दिया। जैसे हम इसे फर्टाइल करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेज पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, तो क्या बनेगा, प्रो न्यूक्लियस बनेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रो न्यूक्लियस को निकालेंगे। ये प्रो न्यूक्लियस निकाल दिया, ठीक है ना। और ये मैम का जो प्रीति थी, प्रीति जिंटा, उसका क्या किया, हमने यहाँ से पूरा उसका एग लिया, और एग में से हमने न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया। यहाँ से माइट्रोकॉन्ड्रिया ही लिया है, लेकिन अब इसमें हम क्या मिलाएंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया में एग जो अपना न्यूक्लियस नहीं, अब इसमें मिलाएंगे हम प्रो न्यूक्लियस, और प्रो न्यूक्लियस रखते ही आपका बेबी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस आया ना, वो यही डिफरेंस है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे बाद में फर्टाइल करवाते हैं, लेटर फर्टिलाइजेशन, और इसमें बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो ये दो बातें समझ में आ गई ना। प्रो न्यूक्लियर में क्या करेंगे हम, प्रो न्यूक्लियर में हम करेंगे पहले फर्टाइल, बिफोर, और उन दोनों में MSL में और MST में, दोनों में बाद में हम क्या करेंगे, बाद में करवाएंगे उन दोनों को फर्टाइल। तो दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे तुम्हें, दोनों के अंतर।
अब इन दोनों की तो मैं चैलेंजेस और क्या कहते हैं कंसर्न क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये लिखने हैं तो ये सेम टू सेम उसके हैं, क्योंकि वो जो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए है ना, ये थ्री पेरेंट बेबी की लिखवाए और ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, थ्री पेरेंट बेबी के हैं। तो यहाँ पे थ्री पेरेंट बेबी कंप्लीट हो गया। थ्री पेरेंट बेबी में हमने क्या पढ़ा है, तीन लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है जो तीन टाइप का है। तो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा था, जो क्या था, सबसे पहला टाइप था माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट, MDT। सेकेंड टाइप क्या था, आपने पढ़ा MST, जो इजीली MSD जैसा ही है, ठीक है ना। थर्ड है प्रो न्यूक्लियर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में पहले हम फर्टाइल करते हैं और एक में बाद में। पहले किस में करते हैं, प्रो, इसमें प्रो होता है अपना भाई, ठीक है ना। तो आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पीवाई क्यू, शायद समझ ही गए होगे तो पीवाई क्यू करने में भी तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मैंने हिंदी में नहीं लिखे हैं क्योंकि मैं हिंदी में समझा दूंगा तो फिर उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज। अब ये पूछ रहे हैं जो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हमने अभी ऊपर पढ़ा है वो किस काम में आता है, क्यों यूज करते हैं, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। देखो कितना सरल है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो, वो तो हमें पता है, हाँ विट्रो में ही सबके एग फर्टिलाइज हो रहे हैं। बाई डोनर स्पर्म, भाई डोनर का स्पर्म तो नहीं, सलमान खान का स्पर्म तो हम फर्टिलाइज नहीं कर रहे थे इसमें, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कोई कर ही नहीं रहे क्योंकि जीन्स तो हमने बताए थे पेरेंट्स के ही रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल्स, ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेम सेल्स का कोई डेवलपमेंट कर रहे हो हम। प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, ये पूरी जो हमने थ्री पेरेंट बेबी पूरी की पूरी जो हमने टॉपिक कंप्लीट की है, उस पूरी की पूरी का एक ही काम है जो बच्चा पैदा करने के अलावा, वो क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को प्रिवेंट करता है। तो ये था, इजी था, सिंपल, डी लगा दिया, समझ गया ना। सेकेंड एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स ऑफ हेरिडिटी डिसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देने का वक्त आ गया है। माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, MRT, यही दूसरा नाम है MDT का। माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस किया जा रहा है। इवन दोनों में है, माइट्रोकॉन्ड्रिया रिप्लेस किया जाता है किस किस में, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना है, माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी किसे कहते हैं, MDT को। ओके, तो इसने क्या पूछा था, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंट। हाँ, जो MRT है उससे क्या माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को प्रिवेंट किया जाता है। हाँ भाई, ये तो अभी अभी हम पढ़े हैं, इसका मेन काम ही यही है कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज को प्रिवेंट करता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट सही है, तो ओनली टू तो नहीं हो सकता, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नाइदर वन नाइदर टू भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 50-50 हो गया। और दूसरा वाला भी पढ़ लेते हैं, ए चाइल्ड इनहेरिट माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। हाँ, कालू याद है ना, कालू एंड भूरी, तो बताओ किससे आई थी, कालू से तो नहीं आ रही थी क्योंकि उसके तो जीन्स थे वो डोमिनेट ही नहीं कर पा रहे थे, भूरी के कर रहे थे ना। तो एक भी बात सही है कि मदर से ही आता है, तो एक इसमें कौन सा सही है। ये दो क्वेश्चन थे, एक 2021 में आया था, एक 2020 में आया था, ये दोनों क्वेश्चन कवर हो गए। तो यहाँ पे अपना पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जो थ्री पेरेंट बेबी है उसकी तीनों टेक्निक और कुछ पीवाई की। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा जो है वो है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, AMR। ये दूसरा टॉपिक है अपना मैगजीन में। AMR क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना के दिया स्ट्रक्चर, जिससे कि आप जब आंसर लिखो ना तो इसी सीक्वेंस में लिखो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं ये बना के दे रहा हूँ, इतना अलग से मेहनत कर रहा हूँ, वरना मैं उधर लाइन खींच के भी पढ़ा सकता हूँ। तो क्या है, ड्राइवर्स ऑफ इट, ड्राइवर का मतलब होता है कि क्या गार्ड है, किस किस तरीके से, किन किन कारणों की वजह से ये AMR हो रहा है, एंटी माइक्रो डिसीज। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसके इम्पैक्ट क्या है, ये क्या नुकसान कर रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस को ही इम्पैक्ट कहते हैं। AMR इन इंडिया, इंडिया में इसका क्या है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा कुछ सारी बातें करने का। सजेशन टू हैंडल इट, कैसे इसे मतलब हैंडल करेंगे, ऐसे कुछ सजेशन बताओ। कुछ इंडिया में भी दिए गए हैं, कुछ ग्लोबली, बर्ड में WHO ने कुछ दिए हैं, तो इन्हें हम देखेंगे और कुछ PYQ के क्वेश्चन देखेंगे, PTM मेंस के। अपने थ्री पेरेंट बेबी में मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको पहले ही बता चुका था। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं,
क्लाइमेट एंड एएमआर, एएमआर का क्लाइमेट का क्या प्रॉब्लम है ये हम पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है उसमें एएमआर का क्या कंट्रीब्यूशन है, और पॉल्यूशन में एएमआर का क्या कंट्रीब्यूशन है। एएमआर मतलब समझ ही चुके होगे ना, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। और समझते हैं क्या होता है। ये असुर वेब सीरीज से मैंने कुछ बात दी है, शायद आप सबने देखी होगी ना। असुर वेब सीरीज में ये होता है शुभ, ठीक है ना। अब ये शुभ जो होता है इसकी कहानी ऐसी चलती है कि इसका जो पापा है वो बिना बात के हर टाइम सेम थिंग, मतलब जब भी ये उसके सामने दिखता तो बोलता रहता असुर है, कुछ करता नहीं है, ये है वो है। मतलब जब भी ये सामने आता तो उसको वो गरियाता रहता, बिना बात के इसका बाप इसको गरियाता ही रहता था हर टाइम, चाहे बेचारा कुछ करे ना करे, इसको हमेशा उन्हें ऐसे ही फालतू की बातें देनी है। इसके दादा चिल्लाते रहते हैं लेकिन फिर भी इसका बाप मानता नहीं है। फिर क्या होता है, इनिशियली आपने एक ऐसा सुना भी होगा, हम लोग अपने जब छोटे होते हैं तब स्कूल स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं मारने का, वरना फिर वो मार से यूज टू हो जाएगा, पिटने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ऐसे बार बार बोलते रहे तो जब कोई भी चीज़ तुम बार बार किसी को बोलते हो ना तो वैसा ही सोचने लगता है। तो क्या होता है, इसका बाप बार बार बिना बात के इसको हर टाइम सेम थिंग बोलता था। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, कोई इम्पैक्ट पड़ना उस बात का इसका खत्म हो गया। फिर जब इम्पैक्ट सारी बातों खत्म हो गया तो फिर इसने पापा का ही गेम बजा दिया। अब जब पापा का गेम बजा दिया फिर ये रुका नहीं, तो ये शुभ जो बहुत अच्छा लड़का था उससे कैसे ये बन गया, ये आपको समझ में आया। इसका हमारे टॉपिक से क्या लेना है वो समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे देखा ना कि शुभ जब इनिशियली छोटा रहा होगा तब तो इसे इम्पैक्ट पड़ता होगा ना, थोड़ा सा भी कोई कुछ कहता तो ये शायद सहम जाता होगा, रुक जाता होगा। लेकिन जब बड़ा हो गया फिर ये रुका नहीं किसी से भी, ये बन अपना पूरा गवर्नमेंट इसके पीछे लग गया, तब भी ये रुका नहीं। सेम टू सेम हमारा है एएमआर से मतलब। कैसे, जो एंड जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट हुआ है उसका क्या हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी किसी प्रकार की एंटीबायोटिक है, यदि हम एक बार खाते हैं, मान लो ये एंटीबायोटिक है और इसको आपने ना एक सही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सही से खाया और एक पूरा कोर्स खत्म किया, मतलब ऐसा कुछ कोर्स रहे 5 दिन का वो डॉक्टर बताएगा या 7 दिन का, उस कोर्स को सही से खत्म किया ना तो आपके अंदर जो जो भी कोई बैक्टीरिया होंगे, कुछ भी फंगस होगा वो मर जाएगा। लेकिन क्या होता है, आप कभी 2 दिन खाए फिर नहीं खाए, तो ऐसे मान के चलो, ऐसे दो दो थे माइट्रो मतलब बैक्टीरिया थे, आपने 2 दिन खाया तो एक मर गया। लेकिन जो ये वाला था ना, इसने जो उस टाइम रेसिस्ट किया तो ये और शक्तिशाली हो गया, वो रेसिस्ट करने की क्षमता इसमें बढ़ गई। तो आगे नेक्स्ट टाइम आप 2 खाओगे तो 2 तो पहले ही खा चुका था, इससे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन खाने से फिर आपको क्या होगा, 4 दिन खाना पड़ेगा, तब तक इसने और ज्यादा पैदा कर दिए होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई और रह जाएगा, फिर और रह जाएगा, ऐसे क्या होगा, रेसिस्टेंस क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे शुभ की बढ़ गई, पहले शुभ को यदि उसके पापा चाहते तो तभी सुधार सकते थे, लेकिन जब ये सुधरा नहीं ना, इस पे इम्पैक्ट पड़ना बंद हो गया, तो इसने पूरे के पूरे कंट्री में ही हो हल्ला मचा दिया। तो समझे ना कि जब कोई कोई भी चीज है ना, इनिशियली एक सही तरीके से ट्रीट की जाती है ना तो सही हो जाती है, फिर उसे हम इलीगल मतलब अलग तरीके से या फिर अब नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं तो दिक्कत होता है। तो कैसे शुभ असुर बन गया, वैसे ही एक बैक्टीरिया, कोई भी एक छोटा सा बैक्टीरिया आपकी लाइफ में असुर बन सकता है, और असुर बन गया ना तो फिर वो क्या करेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नो इम्पैक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे असुर पर कोई भी इम्पैक्ट, ये अपना शुभ है, इस पर कोई भी किसी भी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता था क्योंकि ये असुर बन गया था। ओके, तो हम बात समझते हैं आगे। एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है उसके होने के क्या कारण है। ओके, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ऑफ द सेम पीपल। अच्छा, ये पूछ रहा है कि भैया ये मतलब जन्मजात बीमारी है, ऐसा कि दूसरे पापा को था तो उनको एएमआर था, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट था, उन पे कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करती थी तो बच्चे पे भी नहीं करेगी, ऐसा तो नहीं है। क्या वो शुभ असुर बॉर्न हुआ था? नहीं, ध्यान रखना, असुर बॉर्न नहीं हुआ था, उसका बाप रोज डेली डेली सेम बात चिल्ला रहा था इसलिए वो असुर बना था, तो असुर बॉर्न नहीं हुआ था। इसका मतलब है जेनेटिक ये नहीं होते हैं।
अभी ऐसे होता तो फिर वो असुर का बाबा भी क्या कहते हैं, शुभ का बाबा भी असुर होता, शुभ का बाप भी असुर होता था, नहीं था ना। शुभ ही क्यों था? क्योंकि वो जेनेटिक नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि AMR जेनेटिक नहीं है। ओके, तो पहला वाला गलत हो गया, तो ये भी गया, ये भी गया, फिर वो 2 और 3 कहीं देखना है कौन सा सही है इनमें से। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीज। हाँ भाई, वो शुभ को सही से उन्होंने सोशलाइज नहीं किया, क्योंकि उसका मम्मी नहीं था ना, तो फिर इसके चक्कर में ऐसा कुछ हो गया। ये हो सकता है कहीं तक, हम इसे देखेंगे। यूजिंग एंटीबायोटिक इन लाइव स्टॉक। हाँ, किसी लाइव स्टॉक के हिसाब से, मतलब किसी, मान को चलो जानवर है कोई, गाय है, काव, काव को तुम एंटीबायोटिक दे रहे हो, उसको क्या हुआ, AMR हो गया। तो फिर क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन का एक थ्योरी है जो हम लोग पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो गया उसके बॉडी में, फैट में, और फैट से क्या निकला, मिल्क, और वो मिल्क हमने पिया मस्त मौज से। तो क्या हुआ, लाइव स्टॉक से हो सकता है भाई, चांसेस बराबर है। तो दोनों 3 सही लिख रहे हैं। एक और देखते हैं, मल्टीपल क्रॉनिक डिसीज इन सम पीपल्स। क्या ये AMR मल्टी क्रॉनिक डिसीज होता है? नहीं 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 भाई, मल्टी क्रॉनिक डिसीज नहीं होता है। क्रॉनिक डिसीज का मतलब होता है जो बहुत सारे टाइम से हो। ऐसा नहीं है, ये तो हमने अभी रेसिस्टेंस हुआ ना, अभी मान के चलो मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर ये हो गया, लेकिन क्रॉनिक नहीं है। तो ये भी नहीं है, क्योंकि वो क्रॉनिक का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कि बहुत सारे दिनों से हो, जब हम बचपन में थे तब से अभी मेरी जवानी तक बनी रहे। ऐसा नहीं है, ये 1 2 साल 4 साल में ही बॉर्न, मतलब बॉर्न होता है। तो ये फोर्थ भी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो गया, बी। एक मेंस का क्वेश्चन इस पे पूछा गया है AMR पे, वो आप लोग पढ़िए और प्लीज इसे लिखिए, लिख के ना कमेंट में डालिए, फिर मैं खुद ही एवेल्युएट करके ना आपको, अब अभी तो हम लोग के 4 5 लोग कम से कम डालेंगे, मैं उन सबका पर्सनली एवेल्युएट कर दूंगा और देख लूंगा क्या क्या समस्या। इंट्रो लिख सकते हो, AMR क्या है, तो बता सकते हो कि AMR क्या है। तो कि जब हम कोई भी चीज़ को ऐसे ही विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खाते हैं, और फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया एक रेसिस्टेंट पैदा कर लेते हैं, और वो रेसिस्टेंट ही क्या कहलाता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। कॉज क्या है, फिर उसके इम्पैक्ट क्या है, मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग, मतलब उसे रोकने के लिए क्या क्या सोल्यूशन है, नेशनली इंटरनेशनली, और फिर कंक्लूजन। ओके, तो थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम इसे और समझ लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ इसका ट्रेलर समझाया और उससे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, लेकिन इसका असली माल अभी बाकी है। एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR क्या है? वो WHO ने एक इसका अच्छा खासा डेफिनेशन दिया हुआ है, चाहो तो वो याद कर लो, वरना फिर अपने हिसाब से लिख दो और उसके बाद WHO का नाम रख दो कि भाई ये WHO ने कहा है। तो सिंपल वही है जो मैं समझाया, कि चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, या पैरासाइट्स हो, चेंज ओवर टाइम एंड नो लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू मेडिसिन, मेकिंग इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेड ओवर द इलनेस ऑफ डेथ। सेम टू सेम बात वही कह रहे हैं, बस थोड़ी कठिन शब्द लिख दिए इन्होंने, कि जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगी हैं, पैरासाइट्स हैं, ये एक रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, जो कि जो हम आउटर साइड से मेडिसिन लेते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे या किसी टाइम पे, तो उनका कोई काम नहीं होता। मतलब वो जैसी उन्हें मारने के लिए जाती हैं, तो वो क्या होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शुभ को याद रखो। फिर क्या होता है, रिजल्ट में क्या होगा, मेडिसिन बिकम इनफेक्टिव। वो तो हम जानते ही हैं भाई। फिर क्या, वो सरकार पूरा शुभ के पीछे लगा था, शुभ बड़ी मुश्किल से मर रहा था, तो बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन मरेगा तो, लेकिन जो कॉमन चीज होती है, एवरेज पे देखा जाता है ना, तो एवरेज पे क्या होगा कि ये रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी मरे और हमारा बहुत नुकसान हो जाए, हमें कोई ऐसी डिसीज हो गई हो और फिर वो इन्फेक्शन सही ना हो रहा हो, तो फिर हम जान भी दे सकते हैं। कुछ फैक्ट हैं, लगभग 24 मिलियन पीपल एक्सट्रीमली पॉवर्टी में है, क्योंकि ये AMR के चक्कर में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। और फिर वो, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, एक केस स्टिल शायद लास्ट ईयर का था, 17 लाख रुपीज डेंगू के पेशेंट से ले लिए थे, फोर्टिज हॉस्पिटल गुड़गांव ने, गुड़गांव, हाँ गुड़ग्राम हो गया वो। टॉप 10 थ्रेट हैं WHO के हिसाब से ये। एग्जाम्पल में मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ लिख सकते हो। अब ये इसके ड्राइवर कौन कौन से थे, ये किस किस से होता है वो देखते हैं। देखो, इसमें ना बहुत कठिन कठिन लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप ना इजी लैंग्वेज रखो। ये पहले तो ये मैगजीन ना बहुत टफ लैंग्वेज में लिखते हैं, इतना इजी नहीं है, हर एक आदमी को इतना इजी नहीं लगता है। जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनके लिए तो इजी है, लेकिन मेरे को लगता है कि वो कॉमन जो नया एस्पिरेंट शुरू करता है उसको थोड़ा टफ लगता है। तो ऐसे देखो कि पहला वो, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, बहुत सारे लोग हैं जो क्या कहते हैं, मेडिकल पे जो केमिस्ट होता है उसको डॉक्टर समझते हैं, कि जाके उसी से पूछ लेते हैं कि भाई मेरे को ये हो गया है, लाओ फटाफट दवाई दे दो।
फिर वो दवाई 2-3 दिन का ही देता है केवल, और फिर वो सही से क्या होता है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है और रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है आपके अंदर, चाहे बैक्टीरिया है या फंगस है जिसका, फिर वो आपको तकलीफ देता है। तो पहला क्या होता है कि आप सही से किसी से एडवाइस नहीं ले रहे हो, ओके, वो भी एक बड़ा दिक्कत है। सेकंड, हमने अभी पढ़ा था कि वो एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम टपाटप खिलवाते रहते हैं। ऐसे एक पेन किलर हमने खिलवाई थी जिसकी वजह से हमारे बहुत सारा, एक बड़ा एक पक्षी है, अभी मैं उसका नाम नहीं बता रहा, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा पक्षी था जिसको पेन किलर हम गाँव काव को और बफेलो को खिलवाते थे, फिर वो उसका मीट खाता था, और वो मीट खाने के बाद वो इधर से बहुत ज़्यादा मर गया। अभी तो एक्सटेंड कर गए कई सारे टाइप के, वो 5 टाइप के होते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो और ड्राइवर्स क्या क्या हैं, तो हमने देखा कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सही से न लेना, टाइमली उसका डोज कंप्लीट न करना, एनिमल्स को एक्स्ट्रा दे देना और फिर वो एक्यूमुलेट होकर हमारी बॉडी में आते हैं, या फिर और भी अवेयरनेस ना होना। तो इधर देखते हैं ड्राइवर क्या क्या है। मिसयूज और ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, वो हम समझा रहे थे। बहुत ज़्यादा मिसयूज करना, क्लीन वाटर की वजह से, गंदा पानी पीने से भी ये रेसिस्टेंस हो जाता है। पुअर इन्फेक्शन एंड डिसीज प्रिवेंशन, कंट्रोल हेल्थ फैसिलिटीज एंड फार्म, ठीक है ना। ये आपका अफोर्डेबल मेडिसिन न होना, वैक्सीन की समस्या, अवेयरनेस की कमी, कोई हमारे पास लॉ भी नहीं है, रूल भी नहीं है, तो चाहो तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक वो जो एक हम लोग बनाते हैं ना फॉर्मूला पेस्टल, इस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। लीगली हो गया है कि वो कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, ठीक है ना, सोशली अवेयरनेस नहीं है, ओके। तो टेक्नोलॉजी हम देखेंगे एक एक करके, अलग अलग लिखा हुआ है, तो आप इनको एक बार पढ़ सकते हो और कॉमनली याद रखो। इनको रटने का काम नहीं है, हमें ऐसे एवरेज याद रखना है। तो एंटी माइक्रोबियल ए सिंपल ओवरव्यू देख लो, तो क्या क्या है, आर्टिफिशियल कैसे कैसे होता है, तो ये हमें सब पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, हमें याद रखना चाहिए कैसे कैसे होता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि एनिमल से भी हमें ये फैलता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या देखोगे, ऐसे हम देखते हैं नॉर्मली कि अभी किसी को कोई डिसीज हो जाता है, मान के चलो आपके पैर में कोई वॉन्ड है, आपके पैर में जब कोई वॉन्ड है, तो आपको वॉन्ड भरने के लिए, आपको इन्फेक्शन न हो जाए इसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक देते हैं। हम तो किसी भी तरीके से, अभी आपके टीथ में पेन है तब भी एंटीबायोटिक खाते हैं, आपके कान में पेन है तब भी एंटीबायोटिक खाते हैं। तो क्या होगा, ये एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेंगे ना, तो फिर आपका पेन सही नहीं होगा, आपका वॉन्ड सही से सही होगा नहीं, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर पता चले कि वो इन्फेक्शन पूरे पैर में फैल जाए, पैर काटना पड़े। तो क्या है, डिसीज को प्रिवेंट करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यदि ये नहीं होगा तो डिसीज आराम से फैल जाएंगी। ऑपरेशन हम करते हैं, ऑपरेशन के टाइम पे हमें क्या, ऑपरेशन के बाद में एंटीबायोटिक खिलाने के लिए देते हैं, जिससे कि जो हमने ऑपरेशन किया वहाँ कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। तो बहुत सारी जगह आपको सोचना है, इनको रटना नहीं है। रटने चलोगे तो फिर ये हर मंथ आती है मैगजीन, कब तक रटोगे। तो हायर मेडिकल कॉस्ट, एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होगा, बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ सेकेंड लाइन ड्रग। तो फिर इसके बाद में, एंटीबायोटिक के बाद में जो हैवी एंटीबायोटिक दी जाती हैं वो काफ़ी महंगी रहती हैं, तो एक भारी कॉस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग, वो उधर हॉस्पिटल में रुक के आपको ये दवाई दूरी लेनी पड़ेगी। इंक्रीज मॉर्टिलिटी, मॉर्टिलिटी का मतलब होता है कि वो मृत्यु, मृत्यु रेट इंक्रीज हो जाएगा। अभी आपको मैंने बताया ना, जब कोई इन्फेक्शन हो गया है तो फिर इन्फेक्शन रुकेगा नहीं, तो आदमी निकल लेगा। इससे लगभग किलिंग अबाउट 35,000 पीपल एवरी डे। ओहो, मान लो 3,500 रुपये पर, सॉरी 3,500 पीपल पर डे जाते हैं इसकी वजह से। राइज ऑफ सुपर बग, सुपर बग मतलब वो जब भी कोई ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई भी इन्फेक्शन होता है जो बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाता है ना, तो फिर उसे सुपर बग कहते हैं, रेसिस्ट करने के लिए मल्टीपल ड्रग का। जैसे मान के चलो ये कोई बैक्टीरिया है, इस पे कोई भी डिसीज डाला, कोई भी डिसीज डाला, कोई भी डिसीज खिलाओ इसके अगेंस्ट, फिर वो मर ही नहीं रहा है, तो वो सुपरस्टार हो गया ना अपने इलाके का, तो इसलिए उसका नाम रख देते हैं सुपर बग। इकोनॉमिक कॉस्ट, वो तो आपको पता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लोग मरेंगे, तो फिर क्या होगा, उधर काम करने वाला आदमी कम होगा, तो अपनी जीडीपी अच्छे से डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, क्या करना है कि पेस्टल लगाना है, और पेस्टल लगाने के बाद में अच्छे अच्छे से सारे कॉन्सिक्वेंस को समझा देना है, कॉज पे भी लगाना है, ओके। इंडिया में क्या है, इंडिया इज टॉप लिस्ट इन कंट्री, इंडिया टॉप लिस्ट कंट्री में आता है, क्योंकि अपने यहाँ पे तो सस्ती एंटीबायोटिक भी मिल जाती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक का सीधा कॉपी वाला मिल जाता है, जेनेरिक माल, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अपने यहाँ लोग खूब भर भर के खाते हैं, और फिर वो डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते हैं, वो तो सीधा गए केमिस्ट के पास, उनके लिए तो केमिस्ट्री डॉक्टर है, सीधा उसी से पूछते हैं भाई
बताओ वो 4-5 साल क्यों पढ़ के आए, उसका कोई मतलब नहीं। ओके, थोड़ा सा कुछ की हाईलाइट है। अदर फैक्टर लीडिंग टू एएमआर, तो वो मैंने ऊपर समझाया, उन्हीं को लिखा हुआ है। क्लाइमेट चेंज एंड एएमआर, जो मैंने ऊपर बताया था आपको क्या क्या है। इधर कुछ ये फैक्टर दिए हुए हैं कि क्या क्या होगा, क्या क्या नुकसान हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, लेकिन इतना बारीक पॉइंट हमें याद नहीं रखने, क्योंकि इतने पॉइंट हम याद रखने चलेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेजर मेजर बातें, क्योंकि ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। तो मेंस में एक बार पूछा भी गया है, कहीं दोबारा पूछा जाए या न्यूज में रहेगा तो। और पीटी के हिसाब से हमें बातें पता है, एकदम सिंपल सिंपल, किधर किधर से फैलता है, क्या है, बारीक चीजें पूछते हैं पीटी में, केवल व्हाट इज इट और कुछ एप्लीकेशन पूछ लेंगे, सिर्फ यही पूछते हैं पीटी में। पीटी में कोई इतना घुस घुस के नहीं पूछेंगे, तुमसे पीएचडी करने का जरूरत नहीं है आपको इधर। ओके, तो फैक्टर क्या क्या है, इनको थोड़ा एक एक करके हम समझ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ईएमआर। तो क्लाइमेट चेंज और ईएमआर का क्या फर्क है, देखो क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो क्या होगा, वार्मर ग्लोबल क्लाइमेट में ऑल्सो लीड मोर वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंट एंड हायर टेम्परेचर। जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन ज्यादा होने की संभावना है, ये बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ही वार्मर टेम्परेचर आता है, ग्लोबल पूरा क्लाइमेट बहुत हाई होता है, थोड़ा इंक्रीज करता है रेट ऑफ जीन्स आर ट्रांसफर, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इन एमआर, तो द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इवन द माइक्रोबियल लेवल कैन बी डेवलप एएमआर अमंग माइक्रोब। देखो, जब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो एएमआर इंक्रीज होगा। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे। पॉल्यूशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन से क्या होता है, एग्रीकल्चर है, ह्यूमन वेस्ट है, या फिर क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जितने भी पॉल्यूशन है, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो या ह्यूमन बेस्ड हो, इन सब से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अभी वाटर है, मान के चलो आप गंदा पानी पी रहे हो यमुना का, तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन की वजह से तो लोगों को टाइफाइड हो जाता है, मोस्टली दिल्ली में आते हैं तो, आते मोस्टली टाइम पे, क्योंकि वो वाटर से आपको इन्फेक्शन हो जाता है। फिर उधर भी हम लोग क्या खाते हैं, टाइफाइड का मेजरली मेडिसिन एक ही है, वो है एंटीबायोटिक। समझ गए ना। कोविड 19 पैंडेमिक में भी एएमआर बढ़ गया, क्योंकि वो फिर लोग अपने हिसाब से कुछ भी खा रहे थे। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल रियर फॉर ह्यूमन यूज। जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको खिलाते हैं, उनसे क्या आता है कि उनको खिलाने के बाद में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे चिकन होते हैं, जो चिकन को क्या करते हैं लोग, इनिशियली जब वो बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने के बाद जब फार्म में रखे जाते हैं, 1 to 5, 13-14 डेज के होते हैं, तब उन्हें बहुत सारी एंटीबायोटिक खिलाई जाती हैं, जिससे कि वो मर न जाए। इसकी वजह से उनको भी एएमआर होने के चांसेस रहते हैं। इनिशियली जब भी किसी फार्म हाउस में जाओगे, तो जब चिकन 14-15 डेज का होगा था, तो उसे एएम मतलब एंटीबायोटिक्स खिलाए जाते हैं, और फिर उसके बाद चिकन को हम लोग खाते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो वो जो एकोमुलेट हो गया ना, वो हमारी भी बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि ये सीधा फैट में एकोमुलेट होता है। अब इसे हैंडल कैसे कर सकते हैं, हैंडल करने के लिए वो, अब देखो जो हैंडल करने के लिए सजेशंस होते हैं, वे फॉरवर्ड होते हैं, उनको एकदम इजी इजी वे में समझो। एनहेंस इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड प्लानिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैंने फॉरवर्ड में, बी फॉरवर्ड में इनिशियली मैंने तुम्हें एक जो टेम्पलेट दिया था उसको दिमाग में लेके आओ। ये क्या करें, अच्छे से प्लानिंग करो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाओ, और उसके हिसाब से ये सारी मेडिसिन बेचो। ऐसे ही मतलब हर किसी को अवेलेबल मत करवाओ, ऐसे बोलो कि कुछ रहता है कि हाँ ये डॉक्टर ने लिखा है तो मेरे को मेडिसिन चाहिए, तभी देने का, नहीं तो फिर वो कोई भी पूछे केमिस्ट को जाके कि हाँ भाई मेरे को ये हो गया, फिर वो कुछ भी दे देगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, लो भाई मैंने ये पूरा सीधा हमने अपने उसमें टेम्पलेट में रखा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल सिस्टम बनाओ, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज कर दो, अपने आप सिस्टम अच्छा हो जाएगा। आइडेंटिफाई टारगेट प्रायोरिटी एएमआर रिलेवेंट पॉल्यूटेंट, और पता करो कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये ज़्यादा हो रहा है, और उनको एड्रेस करने की कोशिश करो। इम्प्रूव रिपोर्टिंग सर्वेलेंस मॉनिटरिंग, ये सेम सेम वही हर जगह बे फॉरवर्ड में आने वाला है, ये ध्यान रखना है आपको। आप उसमें क्या करो, सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग को इंक्रीज कर दो एज पार्ट ऑफ द प्लान टू मिटिगेट डिस्चार्ज, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। और थोड़ा फाइनेंस करो, इनोवेशन करो, और कैपेसिटी लेके आओ, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये बे फॉरवर्ड हो जाएंगे। मैंने बोला है आपको कि बे फॉरवर्ड वाला कल, जब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट जब मैं लेके आऊंगा ना, तब तक आप क्या करोगे, बी फॉरवर्ड की वो 4 लाइनें ना लर्न कर लो, एनी हाउ,
जो 4-5 टेम्पलेट हैं, क्योंकि वो हर जगह पूरे के पूरे अपने चारों पेपरों में वही यूज होने वाले हैं। इवन हम लोग ऐसे में भी उसे डिटेल में यूज कर लेते हैं। ओके, तो आप उनको लर्न करके रखो, फिर हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें पूरा आंसर राइटिंग को भी अच्छे से समझेंगे। तो और कुछ है थोड़ा सा इसमें, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, एएमआर क्या होता है। तो एएमआर क्या होता है, तो आपको पता चल गया कि जब हम कोई भी ऐसा माइक्रोबियल या फिर बैक्टीरिया या किसी प्रकार का फंगस या पैरासाइट, वो क्या करता है, एक ऐसी पावर अपने अंदर डेवलप कर लेता है जिससे कि वो जो अपना एंटीबायोटिक है उसको रेसिस्ट कर सके। उसी को हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है ना, एक ऐसा पावर डेवलप कर लेता है। तो ये होता है किससे है, तो आपको पता है कि हम लोग गंदा पानी पीते हैं, वाटर से भी हो सकता है, एनिमल के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है ना, जो इधर कचरा वचरा रहता है पॉल्यूशन, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना, और अब हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके उनसे हो सकता है। अब इसके लिए करना क्या है, तो आपको सजेशंस पता ही है, वही 4-5 चीजें लिख देंगे बार बार। अब क्या है, फंगल डिसीज इन प्लांट। प्लांट में बहुत सारी फंगल डिसीज होती हैं, ये हम लोग डिसीज जब पढ़ेंगे साइंस में तब देखेंगे। जैसे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप, राइस, व्हीट, मेज, सोयाबीन एंड पोटैटो आर वनरेबल टू फंगल डिसीज। ये मोस्टली जो अपनी 5 फसल्स हैं, ये फंगल डिसीज के लिए बहुत वनरेबल रहती है, मतलब एकदम मान के चलो बहुत खतरनाक तरीके से इनको हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा उनके लिए आम बात रहती है इनमें होना। वनरेबल मतलब एकदम इजीली हो सकती है। ऐसे ही एक जो पोटैटो होता है, पोटैटो लेट ब्लाइट एक डिसीज है, पोटैटो लेट ब्लाइट। ये भी एक प्रकार का फंगस होता है, पोटैटो लेट ब्लाइट। इनके बारे में बताया। फंगस से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो आप जिन्हें पढ़ लेना, वरना ऐसा कुछ खास बात इनमें लिखा नहीं है, मेरे को कुछ सही लगा नहीं तो फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। ओके, थर्ड आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये ना ही मेंस में आएगा, मेंस लाइक टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि मेंस में क्या है, अपन इधर मेंस का माल ढूंढने बैठेंगे तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज पे कुछ लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो ये मेंस में नहीं आ सकता। अब पीटी में कैसे आ सकता है, पीटी में ऐसे है, मान के चलो कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है और उस पर क्वेश्चन पूछे, तो वो अभी 2023 का पेपर हमने देखा है, 2022 का भी देखा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है जिसमें उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर डिसीज को पूछा हो जो पुरानी हो, ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज टाइप की रही हो। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक के लिए कुछ जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी हमें देखना है क्योंकि वो मैगजीन में आए, तो थोड़ा बहुत हल्का सा नज़र डाल लेते हैं। वाई इन न्यूज, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन फैमिली वेलफेयर के लिए है ना, काम करती है, उसने कुछ लॉन्च किया है, उसके लिए देखेंगे ये क्या होती हैं डिसीजन, इन पे बात करेंगे, और ये कैसे कैसे क्या है वो इधर लिखा हुआ सजेशन। सबसे पहले ना एक हम बेसिक बात जानते हैं कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं। सबसे पहले डिसीज, उनके दो पार्ट, एक कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो इजीली फैल जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो होती हैं जो फैलती नहीं है। अब फैलती नहीं है, फैल जाती हैं, तो बीच में कुछ तो इनके होता होगा, जो बीच में फैलाने में इनको काम करता है उसको हम कहते हैं वेक्टर। है ना, तो कोई भी डिसीज है उसको फैलाने का जो काम करता है उसे हम कहते हैं वेक्टर। तो जैसे कोई डिसीज फैली है, मान के चलो अपने यहाँ अभी कोविड था, कोविड फैल रहा था, तो बीच में फैलाने के लिए कुछ तो होगा ना, तो वो होता बैक्टर। बैक्टर इसका एयर भी था, वाटर भी था। हम लोग मास्क क्यों लगाते थे, इसीलिए ना, क्योंकि एयर कोविड का एक बैक्टर था, एयर के थ्रू कोविड फैल सकता था। समझ में आया ना। ओके, तो ये कॉज है इसके, एक कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के। हाईली इन्फेक्शन पैथोजेंस एंड कैरी स्प्रेड दीज डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं वो इजीली फैल जाती हैं, ठीक है ना, और ये बहुत ही हाईली इन्फेक्शस होती हैं, मतलब तुरंत इनसे इन्फेक्शन हो जाता है, ये ध्यान रखना। और इनके कैरियर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो बैक्टर मैंने बोले वही कैरियर है, ठीक है ना। ये तो कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, ये जो फैलती नहीं है। इधर आप गले लग सकते हो, गले लग जा, लेकिन वो फैलेगी नहीं, ठीक है ना, गले लग जाओगे आप, लेकिन वो आपको फैल नहीं सकती। ओके, आप उसके साथ खाना खा लो, नहीं फैलेगी। आप उसके साथ बिना मास्क के बात करो, नहीं फैलेगी। आप उसके साथ पानी पी लो, नहीं फैलेगी। ओके, तो जो डिसीज फैलती नहीं है आपस में, कोई भी छोट जो जो भी मोस्टली टाइम पे ऐसा होता है कि जो एक एवरेज कॉमन जो वेक्टर्स रहते हैं उनके थ्रू, जैसे हवा, पानी और बॉडी टच, इनसे नहीं फैलती हैं। फिर कुछ ऐसी हैं जो कि आगे जाके फैलेंगे, जैसे ब्लड, तो फिर वो एड्स है, लेकिन उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो अभी कॉमनली हमने जाना जो फैल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, और जो नहीं फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसे ट्रेनिंग एजेंट, वायरस एंड बैक्टीरिया, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। रोल ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कांट बी पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू, हाँ कभी नहीं होगा ऐसा। कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज है ना, वो कभी भी पेरेंट्स से, वन पेरेंट से दूसरे उसके चाइल्ड में, ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगी। कांट बी पास, कभी पास नहीं होगी। और ये ध्यान रखना, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है ना, वो पास कर सकती है। क्यों? कम्युनिकेबल डिसीज में क्या होती है, वो इधर ही मिलती है, हमने उन्हें, हमने इनहेरेंट नहीं, हमने उन्हें एक्वायर्ड किया होता है। इन्हें एक्वायर्ड डिसीज भी कह सकते हैं, एक्वायर्ड, क्योंकि इन्हें हमने ना इधर इन्वायरमेंट में आके एक्वायर किया है। तो ये पास होती नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग आएगा, ऑफ स्प्रिंग मतलब तुम्हारा बच्चा, तो जब आपका बच्चा आएगा ना, तो फिर वो इधर जाके एक्वायर्ड करेगा, वो इनहेरेंट नहीं करेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कुछ ऐसी हैं जो इनहेरेंट कर सकता है जनरेशन टू जनरेशन। डिसीज टाइप डेवलप इमीडिएट एंड एक्यूट, ये तुरंत हो जाती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। एक्यूट डेवलप ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड लेस्ट लॉन्गर इट फर्टर, ये बहुत लंबी चलती है, वो पूरा जनरेशन चलेगा, तो ये तो पता ही चल रहा होगा लंबी है। ट्रेडिशनल मेथड टू बर्थ ट्रीट कर सकते हैं, इसका सर्जरी करना पड़ता है या फिर कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज, वो भी क्या होगी, जो आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, वो किसी को माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज है, वो तुम्हें उसे छू लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है बताओ, यहाँ पे ही अब लिखो, यहाँ पे कि जो अभी कोई भी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट में हम पढ़ रहे हैं, तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या है, ट्रेडिशनली अभी इधर इंजेक्शन जाके लगवा लो, या फिर पैरासीटामोल खा लो, या फिर कोई एंटीबायोटिक खा लो, वो तो सही कर देता है कम्युनिकेबल डिसीज को, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को सही नहीं कर सकता ना। तो उसका ट्रीटमेंट बताओ, चलो कमेंट में लिखो मेरे को कि माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज के कौन से ट्रीटमेंट है और वो कैसे होते हैं। एग्जाम्पल, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एजाइल डिसीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, इधर लिखा हुआ है। जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो कैसे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, ये अपने कालू, सॉरी उल्टी साइड लिख दिया ये अपनी भूरी और ये कालू। अब ये हैंड शेक करेंगे तो डायरेक्ट फिर वो जाके इनको डिसीज हो सकता है। थ्रू एयर, वो अपना मास्क लगा के रखना पड़ेगा इनको आपस में, यदि ये इन्फेक्टेड है तो। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मान के चलो इसने हैंडल पकड़ा हुआ था और वो सेम हैंडल आके अपने कालू भैया पकड़ लिए, तो कालू भैया भी गए। बाई फूड, अभी वो ये खाना खा के छोड़ गई और फिर वो कालू भैया को लगा वाह प्यार, वो थोड़ा झूठा, वो नए थोड़े से निब्बा निब्बी टाइप, सोना बाबू टाइप लोग, वो एक ही स्टेप से फिर वो सिप करेंगे, इस टाइप से फिर वो दोनों पी ले जाएंगे। इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है कि इधर कोई इंसेक्ट हो और फिर वो इधर भी आ जाए, तो इसको खाया हो इसको भी खा ले, ठीक है। एनिमल, अभी कोई रैबिड एनिमल है जो पागल कुत्ता बोलते हैं गांव में, अभी इसको खा के और फिर इसको भी खाता है, तो ये दोनों में इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया इधर से कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेबल डिसीज हो सकती है। जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, अभी तो हमने सिर्फ ये जाना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है और कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, वो आपको समझ में आ गया कौन सा किधर फैलता है, इसके हिसाब से हम उन दोनों को डिवाइड करके रखें। ये कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में दिया हुआ है कि ये डिसीज क्या है, फैक्ट बिहाइंड द, ये कोई भी बिल्कुल काम का नहीं है। अब उनको मैगजीन भरना होता है, हर हाल में पेज भरने हैं, उनके पास ये ठेका दिया गया है कि उन्हें पेज भरने हैं 120, तो वो 120 पेज भरने के लिए पूरा माल कॉपी किधर से इंटरनेट से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे कोई भी काम का नहीं, ना ये मेंस में कभी आ सकता, और ना ही पीटी लाइक कोई इसमें माल है। जो हमारे काम का माल था वो हमने पढ़ लिया, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, क्योंकि वो हम लोग स्टैटिक में पढ़ेंगे जब साइंस एंड टेक का कोर्स लेके आएंगे तब, ठीक है ना। तो उसमें आपको वो पढ़ लेना है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स वॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। 66% टोटल डेथ्स ड्यू टू द एनसीडी इन इंडिया, ओहो, 66% जो डेथ्स होती है ना, उनमें से 66% इंडिया में डेथ एनसीडी की वजह से होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से। काफी ज्यादा है 66%। 71% ऑल डेथ ग्लोबली, ओहो, ग्लोबली में जो, ग्लोबली जितनी भी डेथ्स होती हैं उनका 71% एनसीडी की वजह से। अराउंड 25 लाख, हाँ 25,66,000 जो डेथ्स हैं वो कुछ रिपोर्ट करता है WHO। 11.46 लाख डेड ड्यू टू द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, ये भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है ये लोग।
फिर ये कुछ नहीं है, पुअर अडेरेंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चेंजिंग लाइफस्टाइल, हाँ ये भी एक बड़ा कार्ड है। हम अर्बन सिटी में आ जाते हैं और फिर वो बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। इनिशिएटिव टेकन बाई इंडिया टू कर्व एनसीटी, हाँ क्या क्या इनिशिएटिव लिया इंडिया ने, एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा बात है, कभी पूछे तो हम इन्हें याद रखना चाहिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक, ये एक बड़ा प्रोग्राम चला है, 2010 में चल रहा था ये, मोदी जी से पहले का है, मनमोहन टाइम में। तो इसमें क्या है ना, हेल्थ मिशन अलग अलग बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके की चीज़ें डिवाइड की गई थी। नेशनल एक्शन प्लान ये भी चलता है। प्रिवेंटिव स्टेप्स, कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पे वो आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर है, उधर जाके ले लो। हाँ वो तो सब फर्जी थे, अब इन पे आते हैं जो हम लोग कोई भी काम किया। हेल्दी डाइट, हमें खाना अच्छा खाना चाहिए, हम लोग इतना पढ़ते हैं दिन में, तो हमें खाना हमेशा अच्छा खाना चाहिए। और वो खाना कैसा होगा, वो मुझे लगता है कि टिफ़िन वाले खाने से तो काफ़ी बेटर खाना होना चाहिए, क्योंकि टिफ़िन तो एफएसएसआई भी कभी मापदंड में नहीं लेता है, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी, हमें हमेशा डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान रखो ये आप सब लोग के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा पैसा बढ़ा दिया जाए, ये भी अच्छा है। तो फॉरवर्ड क्या देने, सजेशंस या बे फॉरवर्ड कभी भी आते हैं तो अपना वो 5-6 बातें याद रखनी है। कोलाबोरेशन मिल गया देखो, है ना। प्राइवेट पार्टनरशिप ये है, फोकस्ड ऑन प्रिवेंशन, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी रेगुलेशन, इम्प्रूव असिस्ट हेल्थ केयर, ठीक है ना। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, एंगेजिंग कम्युनिटीज, अवेयरनेस फैलाना, यही है वो, इंक्रीजिंग अवेयरनेस, ठीक है। यही वही वही हमेशा वही सजेशंस होते हैं जो हम पहले बना रखे हैं। थोड़ा सा एक और देखते हैं, जेनरिक जो ड्रैग है उसके ऊपर क्या है। जेनरिक ड्रैग क्या होती है, ये भी ना मेंस में आएगा ना पीटी में, लेकिन फिर भी हम थोड़ा हल्का सा देख लेते हैं, क्योंकि मैं कोई वो भगवान नहीं हूँ, ना भीष्म पितामह नहीं हूँ जो बोल दे रहा हूँ वो सही होगा। लेकिन ऐसा कुछ जो हमें टॉपिक समझ में आता है ना, कि एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हाँ ये कुछ उस हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उनको पेज भरने थे तो वो कुछ भी बना के भर देंगे। जेनरिक ड्रैग क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं जेनरिक ड्रैग क्या होती है, तो वो इधर देखो, ये वाला ओरिजिनल वाला अक्षय कुमार, और ये उसका कॉपी, सस्ता कॉपी। अभी सस्ता हटा देते हैं और सिर्फ यहाँ रखते हैं कॉपी। हम अपने जीवन में तो ऐसा सस्ता कॉपी बोल देते हैं, लेकिन ये अक्षय कुमार और इसका ये कॉपी। ऐसे ही कोई ब्रांडेड मेडिसिन बना और उसका एक कॉपी बना दिया, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं जेनेरिक। ओके। अब ये आदमी है तो ये भी आदमी है, इसके दो कान हैं तो इसके भी दो कान हैं, ठीक है, इसकी नाक है तो इसकी भी नाक है। अब कुछ इसमें डिफरेंस है क्या इन दोनों में, नहीं है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना, वही सेम टू सेम कॉपी होती है। उनमें जो सॉल्ट रहते हैं, जो इंग्रेडिएंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसके दो कान है, इसकी दो कान है, इसकी दो आंखें हैं, इसकी दो आंखें, इसका मुंह है, इसके मुंह है। अब भाई सब कुछ तो सेम है, तो सॉल्ट या इंग्रेडिएंट चेंज हुए नहीं हुए। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन रहती है, वही मेडिसिन कॉपी रहती है, ठीक है ना, उसमें कोई सॉल्ट का चेंज नहीं होता है, चेंज होता है केवल तो कंपनी के नेम का चेंज होगा, कंपनी का नाम बदल दिया जाएगा। आप कंपनी का नाम बदल जाएगा तो उसमें प्राइस प्राइस भी बदल दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी तुम देखोगे जाके, कोई भी एक ऐसा मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक उठा लो, जो एंटीबायोटिक 20 रुपए का टैबलेट होगा ना, उसका जेनरिक ऐसा मिल जाएगा 5 रुपए का, या में भी सस्ता भी हो, ठीक है ना। तभी तो उधर लिखे रहते हैं ना जेनरिक, प्रधानमंत्री जेनरिक कुछ ऐसा करके शॉप्स रहता है, जिधर वो क्या कहते हैं 70% ऑफ, 80% ऑफ करके ऐसा कुछ रहता है। तो आप समझ गए जेनरिक क्या होता है, जेनरिक सस्ता कॉपी होता है विथ ऑल, इन जो सॉल्ट रहता है वो सेम सॉल्ट के साथ में, ओके ना। तो फिर ये मैंने इधर लिखा हुआ है, व्हाट इज इट, ये क्या है भाई, ये न्यूज रेगुलेशन जेनरिक ड्रग इन इंडिया, रीजन फॉर प्रमोटिंग, इसका क्या कार्ड है जिसलिए प्रमोट किया जा रहा है, इनिशिएटिव क्या है, चैलेंजेस, प्रमोट करने में चैलेंज क्या आ रहा है, और बे फॉरवर्ड। वो अपन को बे फॉरवर्ड की 5-6 टेम्पलेट क्लियर हैं, तो हमें उसका ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और चैलेंजेस भी थोड़े बहुत
हम लोग ऐसे टेम्पलेट बना लेंगे धीरे धीरे, जैसे ये मैगजीन खत्म करेंगे 3-4 महीने की, तो हमारे पास हर एक चीज़ का टेम्पलेट होगा मस्त पेपर में छापने का। तो यू शुड नो ये इंट्रो। अभी किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंट्रो आता है, देखो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो एक लॉन्ग वे में पूछा जाएगा, ऐसा मतलब एकदम माइनर सा पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो पर्टिकुलर चीज पे क्वेश्चन पूछता है ना तो वो स्पेस रिलेटेड पूछता है, स्पेस रिलेटेड कोई भी सैटेलाइट पूछ लेगा, ठीक है ना, या फिर कोई सैटेलाइट का कोई जैसे मान के चलो कोई भी सैटेलाइट से रिलेटेड कोई भी और कोई चीज बनी है या फिर कोई नया इन्वेंशन हुआ है उसको पूछ लेगा। और बाकी इनमें से अभी तक पूरे 10 साल में, 10-11 साल में, 2013 से अब तक कभी भी इनके ऊपर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछा। एक जनरिक क्वेश्चन पूछता है, जनरल मतलब काफी ब्रॉड एरिया कवर करता है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ब्रॉड एरिया है, इसमें सारी ये मेडिसिन के बारे में आता है। इस पे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या होती हैं और इनमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, और भारत क्या स्टेप्स ले रहे हैं, या फिर भारत में जो हेल्थ टूरिज्म है वो इतना ज़्यादा क्यों है, तो उसके बारे में ऐसा कुछ पूछता है तो हम उसका इंट्रोडक्शन कर ले सकते हैं। इधर मैंने ये दिया हुआ है, जब मैं ये पीडीएफ डालूंगा तो उधर से कॉपी कर लेना। ये जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड in term of volume and 14 largest in term of value। सिंपल। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो थर्ड है वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ वैल्यू, और 14th है लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वैल्यू। वॉल्यूम के हिसाब से ये तीसरा स्थान रखती है और वैल्यू के हिसाब से ये 14वां स्थान रखती है। बस इतनी बात है, उससे मैंने पूरा टर्म करके लिख दिया। तो क्या रखना है आपके याद कि ये आपको वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा स्थान, और वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 14th, 14वां स्थान फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब कुछ भी पूछेगा तो इसके इर्द गिर्द आप लिख सकते। फिर वो डिफरेंस बिटवीन ब्रांडेड ड्रग एंड जेनरिक ड्रग, वो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या ही अंतर रहेगा, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में सिर्फ इसीलिए है कि वो सरकार ने कहा है कि जितने भी सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं उन सब में डॉक्टर्स हैं, वो सब लोगों को बोला जाएगा कि भैया जेनरिक ड्रग को ही आप लिखो, और जेनरिक ड्रग ला के जाके उधर पेशेंट लेगा या फिर जो बीमार व्यक्ति उसका साथी लेगा, तो थोड़ा सा उनको पैसे में राहत मिलेगा, उसका पॉकेट से खर्चा कम होगा। ओके, ये सब बात सरकार सोच रही है। अभी तक ना जेनरिक ड्रग का कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, किसी ने भी किसी भी एक्ट वैक्ट में भी नहीं दिया गया है। जो अपना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 एंड रूल्स एंड 1945, उसमें भी ये कहीं डेफिनेशन नहीं दिया गया है, क्योंकि जेनरिक ड्रग एक सिंपली एक अभी नया वो है, तो इसमें अभी कुछ ज़्यादा खास बातें हुई नहीं है। तो ये इनमें क्या डिफरेंस है आप इधर देख सकते हो, जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग में। इनमें पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है और ये ऑफ पेटेंट होती है। मान के चलो जैसे कोई पैरासीटामोल है, या फिर ऐसा मान के चलो कोई अरिस्टो का, एक अरिस्टो बहुत बड़ा कंपनी है मेडिसिन में, उसका कोई भी इंजेक्शन है, मैं आई थिंक मोनोसेप उसका इंजेक्शन है। ये मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मतलब मान लेते हैं कि हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अरिस्टो जो है कंपनी, उसका मोनोसेप कोई भी एक इंजेक्शन है, ये इसका है। ये मान के लो ये 700 का मिल रहा है। अब इसी का क्या हुआ, दूसरी कोई कंपनी है इंडिया में जिसमें अब इसी से पेटेंट चाहिए होगा, या ब्रांडेड बनाना होगा तो पेटेंट चाहिए होगा, या जेनरिक बनाना है इसका ना मोनोसेप का, तो अरिस्टो से क्या है, पेटेंट की जरूरत नहीं है। आप जाओ सरकार से परमिशन लो और इसका मोनोसेप का एक मतलब दूसरे नाम से कोई भी इंजेक्शन बना दो और फिर वो बेचो। अब ऐसे में पता है क्या होता है, ऐसे में बहुत सारी अलग अलग कंपनियां बन गई हैं जिन्होंने सरकार से परमिशन नहीं लिया, इलीगली दवाइयां बेच रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्लैक मार्केट भी एक बहुत अच्छा बना हुआ है जो जेनरिक है उनका। तो उसका हम लोग चैलेंज में लिखेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, लोग कुछ भी बना के बेच रहे हैं। ओके, तो क्लिनिक स्टडी इसेंशियल टू परफॉर्म ब्रांडेड। जब भी कोई ड्रग लेंगे तो उन्होंने ना क्लिनिक ट्रायल लिए होते हैं, मतलब 5, 7, 10, 20, 50 या 100, 200, 1000 लोगों पे ट्रायल लिया होता है। पर इसमें कोई ट्रायल का जरूरत नहीं होता है, ये सीधा बना के लोगों को दे दो, पेशेंट को ही डायरेक्ट सीधा ट्रायल पे रख दो, ठीक है, पेशेंट खुद देगा। प्राइस ये तो कहना ही नहीं है, कॉस्टली है और ये सस्ती है। अपीयरेंस, कलर, साइज, शेप, तो वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा महंगी रहेगी तो फिर वो अतरंगी कलर और मस्त सोना बाबू को पसंद आए इस टाइप का कुछ शेप देंगे। और इधर वो सस्ता रहता है तो फिर वो सोना बाबू को पसंद आए ना आए, उन्हें सॉल्ट की वजह से चाहिए तो फिर लेना पड़ेगा। फिर वो गर्ल्स को पिंक कलर का, तो वो इधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। सॉरी टू से दैट। ओके, जस्ट किडिंग।
मैन्युफैक्चर्ड भाई, तो मैन्युफैक्चर डेवलप होगा, जो जो भी इसका इनोवेटर होगा, जो भी मेडिसिन रहेगा ब्रांडेड ड्रग वाला वो करेगा। इधर तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो उधर में कई सारे लोग सरकार से परमिशन लेते हैं और कर देते हैं। एग्जाम्पल क्रोसिन और इसका पैरासीटामोल। ओ, तो क्रोसिन जो है, तो उसका पैरासीटामोल एक क्या है, जेनरिक दवा है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया हमें। बाकी रीजन फॉर प्रमोटिंग, तो वो अभी हमने देखा है कि रीजन इसका क्या है। अभी न्यूज में तो सिर्फ इसलिए है कि जो हमारा मेन मोटो है, वो सेंटर के कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं सारे, वो सब के सब लोग जेनरिक मेडिसिन यूज करें, ये गाइडलाइंस दी गई हैं। ओके, तो अभी ये सब उधर ही उन्हीं के बारे में बताएंगे क्या 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 नहीं। आप एक बार इनको नज़र डाल लेना, ऐसा ही लगे तो रीजन्स क्या है प्रमोट करने के जेनरिक मेडिसिन। तो पहला, इम्प्रूव मेडिसिन अफोर्डेबिलिटी। हाँ, वो हर गरीब आदमी ले नहीं सकता। अभी वो 30,000 का इंजेक्शन है, तो गरीब आदमी उस इंजेक्शन को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अभी कैंसर के बहुत महंगे महंगे रहते हैं। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे भी ऐड आता रहता है, कोई इंजेक्शन ये 7 करोड़ का है, 8 करोड़ का है, फिर हम लोग क्राउड फंडिंग करके उस इंजेक्शन को लगवाते हैं। ऐसे कोई भारी भरकम पैसे वाले इंजेक्शन हैं, उनको हर गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अफोर्डेबिलिटी ये ला देगा, इसलिए प्रमोट करना चाहिए जेनरिक मेडिसिन। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2023-22, 48.2% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया फाइनेंस्ड बाई हाउस होल्ड आउट। ओहो, ये कहना चाह रहे हैं कि लगभग 48% के अराउंड जो पैसा खर्च होता है लोगों का, टोटल उनका जो इनकम रहता है उनमें, वो उनका दवाई दूरी में ही खत्म हो जाता है, उनकी जेब से चला जाता है। ओके, मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूट 20 to 60% ऑफ टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। मान के चलो ये 100 रुपए का टोटल खर्चा हुआ है, तो इसमें 20 से लेके 60 रुपए तो केवल दवाई लाने में ही खर्च हो जाता है। भी 40 रुपए डॉक्टर लिया होगा, फिर यदि 60 रुपए की मेडिसिन आई है तो दवा दूरी पे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। ओके, क्रिएट्स कंपटीशन। अभी बहुत सारी क्या कहते हैं, वो मैंने बोला था ना, हर एक बच्चा आदमी वो लेके उधर खड़ा होगा कि ये मेरा जेनरिक दवाई है, तुम ले लो, ये मेरा ब्रांड का दवाई है। क्योंकि जेनरिक में बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो वो कंपटीशन रहेगा। और इस कंपटीशन के चलते ना ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। जिन्होंने लिया ही हुआ नहीं परमिट है, वो ही बना देंगे, क्योंकि उनके पास परमिट नहीं है, तो वो थोड़ा और सस्ता बेच देंगे, फिर इनके मार्केट को लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो हम चैलेंजेस में लिखेंगे, क्रिएट कॉम्पिटिशन। ठीक है ना। नेक्स्ट है डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हाँ, एक अच्छा सेक्टर बन जाएगा और बहुत घी दूध की नदियाँ बहेंगी और सबको अच्छे से दवा मिलेगी। ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि ये अच्छा हो सकता है। ओके, एक्सपेंडिंग जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट मार्केट। हाँ, फिर हम पूरी दुनिया को, अभी भी हम लोग इंडिया में, मतलब इंडिया को एक जेनरिक मार्केट, जेनरिक मेडिसिन का एक हब माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हम लोग ना बहुत ज़्यादा जेनरिक मार्केट बना गए। 50% अफ्रीका की जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल करते हैं, 40% यूएसए की और 25% यूके की। सोच रहे हो आप, जेनरिक मार्केट है हम इंडिया का, इंडिया बाप है जेनरिक का। ओके, इंडिया की कोई टक्कर तो नहीं है, और इसीलिए हेल्थ टूरिज्म इंडिया में बढ़ रहा है। अभी देखा होगा तुमने एक, हाँ मेरे को केस स्टडी याद आ गई, इधर मैंने मेंशन किया था अफोर्डेबिलिटी के कार्ड। तो एक शायद मैंने लास्ट ईयर का भी मैंने न्यूज में देखा था कि एक केस स्टडी थी उसमें, कुछ ऐसा पेशेंट था कोई कैंसर का, और वो बाहर जो हॉस्पिटल में ले गए, उतने महंगा महंगा मेडिसिन बताया, तो उन लोगों ने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बाहर ही डेथ हो गया था उस पेशेंट का हॉस्पिटल के बाहर। फिर वो लोग घर ले गए शायद। तो ये भी एक, मतलब बहुत सारी अफोर्डेबिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर एक आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता इतनी महंगी मेडिसिन। चैलेंज क्या है, वही अभी हम तब से चिल्ला रहे हैं, इलीगल ड्रग हो जाएगा, क्योंकि भाई वो इतना सारा कंपटीशन है। अभी 2 आदमी अच्छे से लिए हुए हैं, और 2 आदमी ने परमिट ही नहीं लिया, वो भी मस्त दवाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, फिर ये सस्ती दे रहे हैं, क्योंकि इनको कोई परमिट नहीं लेना है, कुछ पैसे नहीं देने हैं। ओके, लैक ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटी, वो हमने देखा था अभी, दोनों का डिफरेंस देखा था। तो क्लिनिक पे हमने बोला था ना, क्लिनिक टेस्ट होता है, तो वो ब्रांडेड वाले में होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस बनाओ और पर्चे में पैक करो और दे दो पेशेंट को, जो हो उसकी गारंटी। काउंटरफीट मेडिसिन सेलर्स, अभी वो फिर कुछ नकली कुछ असली वाले विदाउट परमिट के बहुत सारे लोग ऐसे मेडिसिन सेलर्स खोल लेते हैं, मतलब केमिस्ट हैं जो मेडिकल शॉप खोल के बैठ जाते हैं।
परसेप्शन ऑफ पेशेंट्स। अब ये पेशेंट को भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये जो मैंने ऊपर 2 पॉइंट बताए ना, इल्लीगल और वो टेस्टिंग नहीं होती है, इसलिए फिर पेशेंट को परसेप्शन रहता है कि ये नहीं रे, ये तो बहुत घटिया दवाई रहेगी और फिर अपन सही नहीं होगा, तो फिर वो मस्त जाके ओरिजिनल ब्रांड की दवाई लेते हैं। एवरग्रीन ऑफ पेटेंट, ऐसा ये क्या है कि एक जैसी बिग फार्मेसी कंपनी है, वो हमेशा अपने पास मोनोपोली बना के रखती है ऑन ड्रग पे, कि वो एक बार कोई भी ड्रग उनकी हो गई तो फिर वो पेटेंट नहीं देना चाहती हैं कि नहीं, अपने पास रखेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, सिंपल, हम लोग वहीं पे उन्हीं 4-5 चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यूज न्यू टेक्नोलॉजी, R&D में थोड़ा पैसा लगाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करो, प्रोवाइडिंग कंपलसरी लाइसेंस, वो इधर जो लोग ब्लैक में बेच रहे हैं उनको, ठीक है ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI के साथ में उन लोगों को कनेक्ट कर दो जिन लोगों ने ले रखा है उसे, क्लियर कैटेगराइजेशन कर दो कि भाई कौन से टाइप की दवाई हैं, वो कौन बनाएगा, जिससे काउंटरफीट से बचा जा सके, और ऑल स्टेक होल्डर अप्रोच रखो जिसमें बहुत सारे लोग मिले हों, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के रह गए हैं वो कर लेंगे, क्योंकि बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, फिर आप लोगों को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। 2-3 आर्टिकल हमने सही से डिस्कस किए, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर थोड़ा मज़ा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपको वीडियो देखने में भी फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी इतना रखते हैं, बाकी कल करते हैं, कल ख़त्म कर देंगे 2 लेक्चर्स में, साइंस एंड टेक खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस मंथ ना साइंस एंड टेक के बहुत ज़्यादा ही आर्टिकल आ गए हैं थोड़े से, तो उनको कवर करने में थोड़ा लगे। ओके, तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। ओवर एंड आउट।